ओके ओके डन। चलो भाई चलो, अभी अपना जो है आज का ये आखिरी दिन है डिविडेंड चैप्टर के लिए। आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आईसीआई ने पूछे वो भी खत्म करेंगे। टुडे इज द 4th डे, और बिफोर आई स्टार्ट समथिंग आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आप सभी जानते हो, एनी डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम इज कॉल्ड एज इंटरिम, एनी डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड ऑन द एजीएम इज कॉल्ड एज द फाइनल डिविडेंड। आप जानते हैं किसको रिवोक कर सकते हैं, वो है इंटरिम डिविडेंड। कौन सा रिवोक नहीं कर सकते, फाइनल डिविडेंड। कौन सा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल होने के बाद ही दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। उसके बाद में एक सवाल है, बताएंगे कौन सा प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड बोथ बाय डायरेक्टर इटसेल्फ, वो है इंटरिम डिविडेंड। कौन सा प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड फाइनलाइज्ड बाय और अप्रूव्ड बाय एजीएम इज कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। ये आप सभी जानते हैं। उसकी एक व्याख्या, इसका एक आपके सामने डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको पढ़ना जरूरी है बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इंटरिम डिविडेंड देना एक मस्ती का सवाल होता है। आप पिछले एजीएम 1 में आपने डिविडेंड दिया, एजीएम 2 में देना चाहते हो, एजीएम 2 में भी देने वाले हैं, अब 1 में दे दिया, 2 में देने वाले हैं, फिर इतनी खुजली इतनी मस्ती क्यों है कि आप और बीच में इंटरिम डिविडेंड देने का सोच रहे हो। ये जब होता है ना तो प्रॉब्लम जाहिर सी बात ये होती है कि हमें कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है कि इंटरिम डिविडेंड भले ही आप देना चाहते हो पर सर्टेन कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हाइल डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड, बिकॉज ये एक एडिशनल चीज आप करने जा रहे हो। तो ऑब्वियसली यू आर सपोज्ड टू फॉलो सर्टेन रेगुलेशंस फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। Section number 123 subsection 3 and also section 123 subsection 4 contains provision regarding interim dividend। ठीक है, following points are noteworthy। कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, आओ जरा देखिए क्या लिखा है। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, interim dividend may be declared by the board। चलो ठीक है, at any time during period from the closure of the financial year till the holding of, क्या लिख रहा है, from the closure of the financial year, यानी कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं साल कौन सा, 1/4/2020 से लेके 31 मार्च 2021, आप मुझे बताओ जो डिविडेंड दिया जाएगा वो 31 मार्च, यहां पे लिखा देखो क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्लोज कब हुआ, 31/3/20 को खत्म हुआ, यानी 31/3/20 के बाद, यानी कि 1/4/20 से लेकर क्या लिखा है, टिल द होल्डिंग ऑफ द एजीएम, टिल द होल्डिंग ऑफ द एजीएम लिखा है। यानी कि इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आपको समझना बेहद जरूरी है। एनी डिविडेंड विच इज पेड बिटवीन टू एजीएम, ऐसा हम लोग लिख रहे थे। अभी अगर वो एजीएम में डिक्लेयर हुआ तो हम लोग उसको फाइनल कहते हैं। अब वो एजीएम डिक्लेयर नहीं हुआ और वो अगले एजीएम में भी नहीं हुआ, यानी कि आपको ये डेफिनेशन को इस तरह से समझना बेहद जरूरी है कि हम भले ही अगर बोलते हैं कि जो डिविडेंड है, याद रखना, जो डिविडेंड है जो कब डिक्लेयर नहीं हुआ, एजीएम पे डिक्लेयर नहीं हुआ, यानी कि मुझे यहां पे लिखना जरूरी है, ध्यान से देखना भाई, मुझे कुछ बोलना है इसके बारे में। एक एक 4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। तो वो कहते हैं इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है इसके प्रीवियस ईयर का, वो 31/3/20 का था। ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजर है। अब वो कह रहा है इसके ठीक बाद, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक ही नहीं बल्कि साथ साथ में अगली एजीएम होने तक, मान लीजिए एजीएम हुई है 1/6/2021 तक, यानी कि इन दोनों पीरियड में जब भी कभी आप इंटरिम, जब भी कभी आप डिविडेंड देंगे उसको हम लोग इंटरिम कहेंगे। मुझे एक बार फिर से दोहराने दो, ये डेट आप जानते हैं, ये कौन सी डेट है, यानी कि यहां से बात, यानी कि 1/4/20 से लेकर सिर्फ 31/3/21 तक ही नहीं, इसके साथ साथ में ये साल होने के बाद भी ये साल होने के बाद भी ये जो एरिया है, यानी कि एजीएम होने के पहले तक, 1/6/2021 को अगर एजीएम होती है इसके पहले तक
यानी कि इस एरिया से लेके इस एरिया तक के बीच में जो कुछ भी दिया जाएगा ये सब कुछ हम लोग क्या कहलाया जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको कहा जाएगा इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलेंगे इसको, इंटरिम डिविडेंड। एवरीबॉडी हियरिंग दिस पॉइंट? अरे बोलो भाई बोलो, कम ऑन। आपको ये चीज याद रखना जरूरी है। ये आपको लिखना जरूरी है। एवरीबॉडी गॉट इट? सर अगर वो डिविडेंड 1/6/2021 को इस एजीएम पे हुआ, तो अगर उस एजीएम पे हो गया ना तो वो तो फाइनल डिविडेंड ही हो गया, उसका तो कोई बात ही नहीं। इसलिए जो आपकी गलतफहमी है कि वो 1/4/20 और 31/3/2021 अगर वो सिर्फ इसी जगह से होगा, तो वो सिर्फ देखो यहां पे एक बात आप क्लियरली समझने की कोशिश करें, 1/4/2020 से लेके 31/2/2021 तक ही इंटरिम डिविडेंड का पीरियड नहीं होता। 31/3/2021 के बाद में एजीएम होने तक भी जो डिविडेंड दिया जाएगा उसको भी हम लोग इंटरिम डिविडेंड कहेंगे। यह आपको लिखना जरूरी है, प्लीज लिखिए फास्ट। अंश गर्ग आपका जवाब है यस। ओके, आपको सभी को ये लिखना है। आर यू राइटिंग दिस? आर यू राइटिंग दिस? कम ऑन, हरी अप गाइस, आपको सभी को लिखना है ये। चलो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस साल का नाम क्या है? इस साल का नाम जो है वो क्या है? ये है 2021 और ये हालांकि ये नया साल चालू हुआ है। अब यहां के अगर हम लोग इंटरिम डिविडेंड जो दे रहे हैं, आप मुझे बताओ अगर इस पीरियड में आपने यानी इस पीरियड में इंटरिम डिविडेंड दिया और इस पीरियड में इंटरिम डिविडेंड दिया, आप मुझे बताओ हम लोग इसको कौन से साल का इंटरिम डिविडेंड कहेंगे? मेरा प्रश्न वापस से है, आपने चाहे इस एरिया के बीच में डिविडेंड दिया हो या आपने इस एरिया के बीच में दिया हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान, या फिर ये 31/3/2021 से लेके 1/6/2021 के बीच में दिया हो, आपसे मेरा प्रश्न है ये इंटरिम डिविडेंड कौन से साल का माना जाएगा? आंसर बिल्कुल सभी का आ रहा है, सही है 2021 का। 1/4/2020 से लेकर अगर वो इस एरिया का है तो जाहिर सी बात है वो 2021 का ही होगा। पर एक बात याद रखे, 1/4/2021 से लेके 1/6/21 तक के इस एरिया का ये जो एरिया है, इस एरिया में ये एरिया के अंदर भी जो डिविडेंड दिया गया है वो भी हम लोग 2021 का ही मानेंगे। समझ में आया क्या आपको? ओके, जॉय टेक्निकल कह रहा है 19-20। बहुत अच्छे विचार है आपके, मैं कैसे समझाऊं आपको। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वैसे 1/6/2021 को जो एजीएम होगी, ध्यान से सुनना, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इफ द एजीएम इज हैपनिंग ऑन 1/6/2021 और वहां पे एजीएम के ऊपर जो डिविडेंड दिया जा रहा है उसको आप लोग कौन सा डिविडेंड कहेंगे? डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड ऑन 1/6/2021 एजीएम के दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल डिविडेंड कहेंगे। उसको हम लोग फाइनल कहेंगे। एक सवाल आप सुनना, कनेक्टेड सवाल सुनना।
आप सुनना, आप सुन लेना, आप सुन लेना, आप सुन लेना, बहुत भारी बोल रहा हूं। 1/6/2021 को जिस एजीएम में, जो एजीएम हुई थी, उस दिन जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसको फाइनल कहेंगे। पर आप मुझे बताओ वो डिविडेंड कौन से साल के परफॉर्मेंस के लिए था? वो डिविडेंड कौन से साल का माना जाएगा? वो कौन से साल का डिविडेंड था? वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था? वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड था? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे सभी लोग। 20-21 कह रहे हैं और सभी का जवाब बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने बीच बीच में 19-20 बोला, मुझे बहुत दर्द हुआ। अरे छिचोरो, अगर 1/6/2021 को हमारे पास जो एजीएम हुआ उस दिन उनके सामने एजीएम के अंदर बैलेंस शीट खोले जाएगी, बैलेंस शीट होगी 20-21 के साल की, और देखेंगे इस साल इतना पैसा कमाया, 20-21 में इतना पैसा कमाया, उसकी बैलेंस शीट को देखते हुए 1/6/2021 को डिविडेंड दिया जाएगा। यानी कि आपको सभी को समझना बेहद जरूरी है भाई और बहना। 1/6/2021 को हम लोग 21-22 का डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, हम उस दिन 20-21 का डिविडेंड दे रहे हैं। और जो 19-20 में दे रहे ना, जाके अपनी भैंस चरा। दोस्तों, भाइयों बहनों, ओ भाइयों बहनों, जॉय टेक्निकल कह रहा है गलती बेटा, कोई नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा सा गुस्सा कर रहा हूं, मतलब कोई बात ही नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एवरीवन कम ऑन, वेलकम बैक। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लाइन? ओके नाउ come on everybody. The declaration of interim dividend is done out of the profits. Out of the profits. Profits से मिलता है dividend before the final adoption of the accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between two AGMs. The declaration of interim dividend is done out of the profits before the final adoption of the accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared. आपको समझ रहा है क्या बोल रहा है? क्या आपको आपके भेजे में आ रहा है वो क्या बोल रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है वो क्या बोल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को ध्यान से सुने। वो कह रहा है एडॉप्शन होने के बाद नहीं, एडॉप्शन होने से पहले जितना भी आप डिविडेंड देंगे उन डिविडेंड को आप इंटरिम के। सर क्या क्या एडॉप्शन आप सभी नहीं जानते जो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों। जो बैलेंस शीट बनती ना वो एक साल होने के बाद 20-21 की जो बैलेंस शीट बनेगी साल होने के बाद में, जब तारीख 1/6/2021 को एजीएम होगी, उस एजीएम में बैलेंस शीट जो ऑडिटेड है वो प्रस्तुत की जाएगी। ऑडिटेड बैलेंस शीट को प्रस्तुत किया जाएगा शेयर होल्डर के सामने, और सारे शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उस बैलेंस शीट को अडॉप्ट करेंगे, यानी कि अपनाएंगे। उस अपनाने से पहले अपनाएंगे कब? जनरल मीटिंग में। उस अपनाने से पहले यानी कि 1/6/2021 के पहले जो भी डिविडेंड, भले ही वो 20-21 फाइनेंशियल ईयर का नहीं दिख रहा हो, भले ही वो आपको लग रहा होगा और ये तो 20-21 के साल होने के बाद का डिविडेंड है, पर फिर भी उसको हम लोग 20-21 का ही मानेंगे, फिर भी उसको इंटरम डिविडेंड ही बोलेंगे। अब जरा देखो ये एजीएम है, इस एजीएम के अंदर वो बैलेंस शीट अडॉप्ट होगी। क्या होगी? ये बैलेंस शीट अडॉप्ट होगी। अडॉप्ट होने से पहले यानी कि इस एरिया को भी हम लोग कहते हैं, इस एरिया को भी हम लोग इंटरिम कहेंगे, इस एरिया को भी इंटरिम कहेंगे। एक बात मैं पूछूं कि आपसे, बुरा मत मानिए साहब, अगर आप कंपनी के मैनेजर होते, आप कंपनी के मैनेजर होते तो आप इंटरिम डिविडेंड कब डिसाइड करते? देखना चाहता हूं मैं आपका नॉलेज कितना है। इसके पहले तक करते, ये जवाब मुझे पता है। मुझे पता हो जनरली 1/4/2020 और 31/3/2021 ये साल के बीच में आप कौन सा डेट चुनते, कौन सा डेट चुनते? मैं आपके लिए खुलासा, प्लीज मेरे को बोलने दो। 20-21 में भी हो सकता है 1/6/2020 में भी एजीएम हुआ होगा, 1/6/2020 में भी एजीएम हुआ था, पर ये एजीएम 19-20 के प्रॉफिट को देखते हुआ था।
ये जो हुआ था वो 19-20 के, ये जो 1/6/2020 को जो एजीएम हुआ था 19-20 के बैलेंस शीट को मद्देनजर रखते हुए किया था, और यहां पे भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। अब मुझे बताओ 1/6/2020 को जो एजीएम हुई थी उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो फाइनल डिविडेंड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ओके, 1/6/2020 को एजीएम होगा। वो एजीएम किसका था भाई? 19-20 का। यहां पे आपने एक फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया। आप बताओ ये फाइनल डिविडेंड कौन से साल के लिए? फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। ओके गाइस, कम ऑन। दोस्तों, आप सभी लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? एवरीबॉडी, आपसे मेरा सवाल है भाई और बहनों, अब मुझे बताओ, आप कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं, आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, आप कौन सी डेट का चुनाव करेंगे? अगर सच में आपकी बुद्धि चलती है ना और आप कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से बात करोगे तो मुझे बताओ आपका दिमाग क्या कह रहा है। अगर आपको 20-21 इस साल का इंटरिम डिविडेंड चुनना है, देना है, तो आप कौन से समय को चुनते? बताओ ना, दम है तो, दिमाग है तो बताओ, देखना चाहता हूं मैं भी। कम ऑन, टेल मी विच डेट विल यू प्रेफर? पूरा डेट लिखो रहे, इसके बाद, उसके पहले, किसके बाद? बिल्कुल सही। यहां पे जितने भी लोग क्या जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं सर हम अगर होशियार बुद्धि के लोग होते हैं तो 1/6/2020 से लेकर की 1/6/2021 का डेट चुनते हैं। बिकॉज दोस्तों 1/6/2020 के पहले हम लोग देते ही नहीं, बिकॉज तो एजीएम हुआ ही नहीं है। तो उस 1/6/2020 में तो फाइनल डिविडेंड देकर की करेंगे, उसके पहले तक तो हम लोग देंगे नहीं। कॉमन सेंस है, क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग फाइनल डिविडेंड देने का पहले सोचेंगे, और उसके बाद में हमें बहुत खुजली हुई कि यार बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो एक इंटरिम डिविडेंड दे देंगे। इसलिए बोलते समय हमेशा ऐसा बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGM। ओके गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। जनरली वो 1/6/2020 से लेके 1/6/2021 के पीरियड का ही होता है। भले ही ऐसा कहते समय ऐसा कहते हैं कि 1/4/2020 से लेकर 1/6/2021 तक जो भी देंगे उसको हम लोग इंटरिम कहेंगे, नो डाउट। पर ऐसा डायरेक्टर क्या करता है मालूम है? डायरेक्टर जो होशियार बुद्धिमत्ता के लोग होते हैं ना, वो पहले फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद और अगली एजीएम आने से पहले, यानी कि इस एजीएम के बाद में अगले एजीएम से पहले जनरली हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। पर अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, एग्जामिनेशन में पूछेंगे बताओ इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करते हैं, तो आपने लिखना चाहिए पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, वहां से लेकर अगले साल के एजीएम तक। ऐसा बोलने का वो उधर से कि 1/4/2020 से लेकर 1/6/2021 तक के सारे डिविडेंड को हम लोग इंटरिम कहते हैं। पर हाउएवर interim dividend are declared only after the first AGM and before the second AGM. जनरली यही कॉन्सेप्ट होता है। आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गंभीर था, आपको समझाओ तो मुझे आगे बढ़ने दो। आपको समझा ना? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? प्लीज हाँ या ना कुछ जवाब दे देंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। सभी को समझ में आया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ओके। इंटरिम डिविडेंड साल में कितने बार दे सकते, उसके ऊपर कोई नियम नहीं, यानी कि आप कितने बार भी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ये लिखा है, द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर द फाइनल एडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स बाय द शेयर होल्डर्स एंड देयरफॉर इंटरिम डिविडेंड इज सेड टू बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 AGMs। द सोर्सेस, पैसा करती है तो अरे पैसे पे क्यों मरती है? आपसे प्रश्न है दोस्तों, अगर हमें इंटरिम डिविडेंड देना है तो सवाल ये उठ रहा है आपसे कि पैसा लाएंगे कहां से? अरे पैसा लाएंगे कहां से?
दोस्तों चलो हम लोग डेट चुनते हैं जिसका नाम हम लिखते हैं 1/10/2020। चलो 1/10/2020 को हमने चुना इंटरिम डिविडेंड के लिए। आपसे मेरा प्रश्न है भाई और बहनों, आप पैसा कहां से लाओगे, कहां से मिलेगा पैसा? दोस्तों कॉमन सेंस अन्ना, आपका साल 1/4/2020 को चालू हुआ तो 4th 5th 6th 7th 8th 9th 6 महीने हो गए अन्ना। 4 महीने में जो जो पैसा कमाया दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को आपने 1/10 को दिया तो उसके पहले 6 महीने हो चुके, और 6 महीने में कुछ तो कमाया होगा ना आपने। क्या टाइम पास करते हो बिजनेस में? शर्म नहीं आती? आपने कुछ तो कमाया होगा ना। दैट फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ओके, क्या लिखा है? प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। उस साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम, वही लिखा है। यहां पे दो बातें लिखी, दो बातें। ये बातें आपको समझना जरूरी है। सरप्लस इन पी&एल अकाउंट, आपका पी&एल अकाउंट के अंदर जो अभी तक का जितना पी&एल अकाउंट था, जो फ्री रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ था, जो आपके सरप्लस में है, दैट कैन बी यूज पुराने सालों का। एक बात, ये बात क्लियर हो गई। ये पिछले सालों का जो भी पी&एल में आपने सरप्लस में रखा था। तीसरी बात, अगर मैं 1/10 को 1/10/2020 में, ये देखो ये डेट 1/10/2020 में, तो मैं 1/4 से लेकर मतलब चौथे महीने का 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, ये 6 महीने का प्रॉफिट मैं यूज कर सकता हूं फॉर द मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये लिखा है पे, ये है 6 महीने का। कौन से लेके? अप्रैल से लेके हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक। फिर सर ये क्या है? प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। मुझे बी और सी का अगर आपने जवाब दे देना, आपको मिलेगा 300 रुपए का इनाम। जवाब देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? देखते किस में है कितना दम। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप? कम ऑन। सर पॉइंट 1 में मैं आपने कहा कि जितने भी पुराने साल थे उनका जो प्रॉफिट था, जो पी&एल में था, उसको यूज करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई। फिर आप कह रहे हो इस साल में जो 6 महीने में जो प्रॉफिट क्या वो यूज करेंगे। ये बी क्या है? कौन जवाब देगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप। ओके गाइस, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप। ओह, और मेरे पास जवाब आना शुरू हो चुके हैं। शिवानी फ्रॉम दिल्ली। फाइनेंशियल ईयर के लिए हम देना चाहते हैं वो वाले प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं। और पॉइंट सी बोलता है कि जिस पीरियड में हम दे रहे हैं उस वाले क्वार्टर में जो हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से दे सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है अम्मा। सर केस बी में जो है प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड का मतलब ये है कि जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियड है। और बिट सी में जो दिया है वो 31 मार्च 2021 के बाद से 1 जून 2021 तक का पीरियड है। ओके, देखते हैं। ये जिनका मैसेज मैंने अभी पढ़ा है उनका नाम है अमृत सिन्हा फ्रॉम कटक, और उनका जवाब हम लोग एक बार सुनते हैं। सर केस बी में जो है प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड का मतलब ये है
कि जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का पीरियड है, और बिट सी में जो दिया है वो 31 मार्च 2021 के बाद से 1 जून 2021 तक का पीरियड है। मिस्टर अमृत सिन्हा का जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ा इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगा। वो कह रहा है कि ये जो है 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, उस प्रॉफिट का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा वो यहां कह रहा है। फिर एक सवाल उठ रहा है कि यार ये तो पूरा साल खत्म होने के बाद में, क्योंकि जिन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा है, आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं 1/4/2021, ध्यान में रखें 21 की बात कर रहा हूं, 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 से लेके अगर 1/6/2021 यानी कि 1 जून यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 जून 2021 तक ये जो 2 महीने का पीरियड है ना, ये अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, इनके दौरान अगर आपने डिविडेंड दिया ना साहब, तो पैसा कहां से, कौन सा पैसा यूज करोगे आप? वो पैसा पूरे फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस अभी गया, वो फाइनेंशियल यानी कि पूरा 2021 का फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना प्रॉफिट कमाया था, वो प्रॉफिट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत सही लिखा है, और क्या होशियार आदमी था जिसने लॉ बनाया। वो क्या बोल रहा है, देखो 3 बातें। देखो भाई, अब आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूं, बहुत ही अच्छा, अभी मेरे को दिमाग में एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। वो क्या बोल रहा है, आपको जब भी इंटरिम डिविडेंड देना है, कभी भी दो, कब दे सकते हैं आप इंटरिम डिविडेंड, कब दे सकते हैं? और देखो 2 चीजें, कब दे सकते और किसको यूज कर सकते। कब दे सकते हैं, कब? अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 1/4/20 से लेके 1/6/2021 तक, ये अपना एग्जाम्पल कंटिन्यूड है। इस पीरियड में कभी भी दे सकते हैं। किसको यूज करके, यानी कि पैसे कहां से लाए जाएंगे? आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। अब ध्यान से देखना, आपके पास में जो फंड्स है, P&L में, अकाउंट में आपका क्रेडिट पड़ा हुआ है, यानी कि कब तक का? इसको हम लोग जमा पूंजी कहते हैं। P&L अकाउंट जो क्रेडिट पड़ा हुआ है बहुत सालों का, वो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने इस एग्जाम्पल के मुताबिक, हमने अगर 1/10/2020 को, अगर हम लोग 1/10/2020 को अगर हम लोग डिविडेंड देंगे, तो ऐसे समय पे वो कह रहा है, इस समय पे आप 1/4/2020 से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके 30 सितंबर 2020 तक, इन दिनों का प्रॉफिट आप यूज करेंगे। समझा? अगर आपको 1/10/2020 का डिविडेंड इस समय पे डिविडेंड देना है, तो आप ये वाला प्रॉफिट यूज कर सकते हो, है ना? अब अगर बात करेंगे, आपने पूरा 20-21 साल खत्म होने दिया, आपने डिविडेंड इंटरिम डिक्लेयर किया, मान लीजिए 1/5/2021, हमें मानकर चल रहे हैं कि हमारा एजीएम जो है वो 1 जून 2021 को है, इसको भी हम लोग इंटरिम ही कहते हैं। ऐसे समय पे वो बोल रहा है, अगर आपको ऐसे समय पे डिविडेंड देना है, ऐसे समय पे डिविडेंड देना है, तो आपके पास में ये पूरा समय उपलब्ध है। यानी कि कौन सा? अगर आप ये पूरा साल होने की बात कर रहे हो, तो आपके पास में 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 तक का प्रॉफिट है ना। ये इस पीरियड के लिए, ये इस पीरियड के लिए। आपको समझ में आया किसको यूज करके, कौन से पैसे यूज करके हम क्या दे सकते हैं? हम डिविडेंड दे सकते हैं। हम पुराने प्रॉफिट एंड लॉस को तो यूज कर ही सकते हैं, ये तो कभी भी यूज कर सकते हैं, पर हम लोग 1/10 को डिक्लेयर करें तो पिछले 6 महीनों का ये प्रॉफिट यूज कर सकते हैं।
प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्या लिखा है 6 months। और अगर आप 1/5 को कर रहे हो तो ये पूरे प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ गए आप? ये आपके दिमाग में घुसेड़ना बहुत जरूरी था। आई होप सभी को समझा होगा और मैं आपको ये लिखने के लिए भी प्रेरित करूंगा। अमृत सिन्हा ने कटक ने ये जवाब सही दिया था। फिर भी मैं एक सवाल और किसी का जवाब मैं पढ़कर देखना चाहता हूं। इनका नाम है नजरे आलम। 7 सेकंड में जवाब दिया होगा। सर ए पॉइंट एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड फ्री रिजर्व है एंड बी पॉइंट इज करंट ईयर प्रॉफिट। अरे यार आजम क्या जवाब दिया मुन्ना? इसका जवाब सुनेंगे, बोल रहा मेरा जवाब सुने एक बार। आखिर में 777 है। बी कहता है कि इंटरिम डिविडेंड बांटने के लिए सिर्फ उसी साल का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं और सी कहता है कि वो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के एंड तक जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही बांट सकते हैं। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई किसी के जवाब से। देख रहा हूं सर, देखते हैं क्या बोला था इसने। कोई वॉइस नोट नहीं भेजी है, देखते। एक चिंटी ने जवाब दिया है, उनका आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सो टू बी डिक्लेयर मींस जिस साल में हम लोग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके जो फाइनेंशियल ईयर होगा उस साल का प्रॉफिट। और सी पॉइंट का मतलब ये है कि जिस महीने हम लोग डिक्लेयर करने वाले हैं उसके 1 क्वार्टर पहले तक का प्रॉफिट उन दोनों को कंपेयर कर। ओके कटक वाला जो बंदा है उसका आंसर सही था। बाकी आप ये कब दे सकते हैं आप ये लिख लीजिएगा। आपने उम्मीद है कि ये लिखा होगा और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। कब दे सकते हैं? इस पीरियड में दे सकते हैं। किसको यूज करके हम डिविडेंड दे सकते हैं? इन तीनों चीज को यूज कर सकते हैं। यहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। ओके एवरीवन, चलो सभी लोग लिखेंगे जल्दी से। हरी अप, आपको लिखना है, जल्दी से खत्म करें। अब जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ भाई, आपको समझा है या कुछ, मतलब मैं कुछ आगे जा रहा हूं तो मैं कुछ समझ रहा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? डन है? बहुत सही, बहुत सही। ये बच्चा बोल रहा है फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नहीं, ये लिखकर हो गया। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो रोकिए मुझे। डन है, डन है, बिल्कुल सही। कोई शक, सवाल आपको? अगर कुछ डाउट आता है तो रोक दीजिएगा प्लीज। सर एक डाउट है, डाउट पूछो ना भाई। अमित साहब डाउट पूछे, कोई डाउट नहीं है। डन डन डन, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी रेटिफाइड। रेटिफाइड यानी कि फर्दर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। यानी कि आपको ये डिविडेंड देने के बाद में आने वाले एजीएम के अंदर उसका अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पहले ये मीटिंग खत्म हो जाने देना है, ये डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है पहले तो। और एक बार आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके बाद में जो एजीएम आएगी अगली, उसमें उसका अप्रूवल भी लेना है। अंडरलाइन द वर्ड रेटिफाइड। आगे बढ़ेंगे। अरे यार ये रोसा टेडी बोल रहा है 6 महीने वाला कंडीशन कहां पे लिखा हुआ है? अरे भाई हौला है क्या रे तू भाई? अरे क्या लिखा था रे बन्ना? ध्यान नहीं तुम्हारा? कैसे सवाल पूछते पूरा होने के बाद में, दिमाग खराब होता ना फिर। जरा एक बार देख ले अभी शांति से मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोल रहा 6 महीने का कहाँ लिखा था? अरे भाई तो वही तो बोला ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 and 3? क्या लिखा था वहां पे? क्या लिखा है वहां पे? बताओ क्या लिखा, क्या है वहां पे? भाई अभी देख लेना, सी वाला पॉइंट पढ़ना। बी वाले पॉइंट का मतलब होता है वो जो पूरे पिछले फाइनेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। सी वाले पॉइंट में 6 महीने नहीं लिखे,
पर लिखा है ना प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रोसीडिंग। तो क्वार्टर कितने भाई, 1/10 को अगर हमारी मीटिंग हो तो पीछे 2 ही क्वार्टर हुए ना। अगर मान लीजिए मैं ये अगर मान लीजिए ऐसा लेता, डेट अगला बढ़ाता, मैं अगर 1 जनवरी 2021 को अगर मैं इंटरिम डिविडेंड देता तो उस साल का 10वां महीना चलता तो मैं पिछले 9 महीने का प्रॉफिट का इस्तेमाल करता। 6 महीने लिखा नहीं है पर प्रीवियस क्वार्टर तक लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक 2 ही क्वार्टर हुए तो 6 महीने होंगे। अगर मैं 1 जनवरी को देता तो 9 महीने हो जाते। सिंपल सी बात है। अब तो समझा कि नहीं? पे करने के बाद में, अरे भाई साहब, अरे आपने गाड़ी खरीद के लाए, मम्मी पापा को इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ कपड़े खरीद के लाए, चलो मान लो तुमने, क्या नाम इसका, सौरभ साहू, बेटा अगर तुमने शादी करी तुम्हारे गर्लफ्रेंड से, शादी कर ली है, मम्मी पापा को इन्फॉर्म करोगे कि नहीं करोगे? बोले सर इन्फॉर्म क्यों करना, अब तो मैंने शादी कर ली। भाई कम से कम आशीर्वाद तो लेंगे ना, इन्फॉर्म पता तो होना चाहिए बच्चे ने शादी कर ली है। कमाल करता है हाउला। आगे बोलो। इससे एकदम क्लियर, ओके। अप्रूवल नहीं दिया है, अरे यार तुम लोग समझ नहीं आता तुमको, इट इज द प्रोसीजर। आगे सी पीयूष देशपांडे, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और रौनक बुबाना, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको पॉइंट ही समझा है या मैं वापस और बताऊं? अभी मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया। क्या आपको ये समझा है? हाँ बेटा, 31 जनवरी को भी अगर लेंगे तो 9 महीने का होगा, प्रीवियस क्वार्टर एंड उसका बोलना है कि अगर मान लो हम लोग 31 जनवरी या 1 फरवरी देखते, चलो अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलो 1 फरवरी को इंटरिम, 1 फरवरी 2021 को हमने इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो कितने महीनों का प्रॉफिट यूज कर पाएंगे? भाई आपको समझना चाहिए कि बैलेंस शीट जो है ना, बड़े बड़े कंपनी की क्वार्टर एंड के बाद ही बनती है, हर रोज बैलेंस शीट नहीं बनती है। वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर क्वार्टर एंड में उसके प्रॉफिट डिक्लेयर करना जरूरी होता है लिस्टेड कंपनीज को। तो अगर आप फरवरी में भी देंगे और 10 फरवरी को भी देंगे, तभी भी आपका प्रॉफिट जो है ना पिछले 3 क्वार्टर का, भी का चौथा क्वार्टर बीच में छूटा हुआ है, तो 3 क्वार्टर पूरे होता, फिर भी 9 महीने का इस्तेमाल होगा। अरे कौन है वो बुबाना और देशपांडे, तुमको समझा करे? अरे तुम लोग डाउट पूछ के छोड़ देते रहे, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं रहे? सर रेटिफाइड वाली लाइन को समझा दो। अरे यार, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम शैल बी रेटिफाइड एट द एंश्योरिंग एजीएम बाय द मेंबर्स, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो इंटरिम डिविडेंड दिया था उसका फर्दर अप्रूवल, सब्सिक्वेंट अप्रूवल एजीएम में लेना चाहिए। अब एजीएम कब होने वाली है? 1/6/2021 को होने वाली, तो जो भी 5-6 महीने बाद जो एजीएम होगी उसमें एक बार बता देना वो अप्रूवल मिलने वाला। आगे बताओ। पीयूष देशपांडे बोला सर मुझे अब समझ में आ गया। और कुछ? आगे बढ़ो, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे आगे चलो, नेक्स्ट। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of the quarter immediately preceding the date of the declaration of the interim dividend, such an interim dividend shall not be declared at the rate higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding। वो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट को मैं समझाता हूं, पर सुनो ध्यान से क्या बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने 1/1/2021 को डिविडेंड दिया तो इसके पहले आपका क्वार्टर 1 हो चुका है, क्वार्टर 2 हो चुका है, क्वार्टर 3 हो चुका है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर भी हो गया है 1 जुलाई 2020 वाला क्वार्टर, और एक आता है 1/10 से 20 वाला क्वार्टर, ठीक है ना? तो आपने ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, 3 क्वार्टर हो गया आपके। ये 3 महीने वाला क्वार्टर यहां से 3 महीने कब होगा? 30 जून 2020 तक। ये कब होगा? क्या बोलते हैं, 30/9/2020 तक, और ये होगा 31/12/20 तक। तो ये क्वार्टर हो गए, ये क्वार्टर 1 हो गया, ये क्वार्टर 2 हो गया, और एक क्वार्टर तीसरा भी हो गया। अब मुझे बताओ, यहां पे आया था हमें लॉस, यहां पे हमें लॉस, यहां पे हमें लॉस। आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो इंटरिम डिविडेंड हमने तभी देना चाहिए जब हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट का एहसास हुआ है।
आपने ऑलरेडी एजीएम में डिविडेंड दिया हुआ है, अगले एजीएम में देने वाले, मुझे बता बीच में ही आपको इतनी मस्ती इतनी खुजली सूची है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हुआ होगा ना। तो वो बोल रहा है आपको यहां पे जरा देखिए शब्दों का इस्तेमाल, देखो शब्दों में क्या लिखा है। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरम डेट, यानी कि पिछले 3 महीनों का अगर हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है ये देखो यहां पे, लॉस हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2021। हम डिविडेंड कब दे रहे, हम 1/21 को डिविडेंड दे रहे। तो इसका इस 31/12/2020 ये वाला क्वार्टर उसका आखिरी क्वार्टर है। इस क्वार्टर तक भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि कंपनी में लॉसेस ही है, यानी कि इसके आखिरी वाले क्वार्टर में भी अगर आपको कंपनी में लॉस नजर आ रहा है तो दोस्तों ये बहुत ही गलत फैसला है कि आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, फिर भी आपको देना है। तो क्या बोल रहा है वो, देना तो क्या बोल रहा है, इसके पहले आपका प्रीवियस ईयर चालू हुआ था, यानी कि ये साल कौन सा है 20-21 वाला साल है। आपने 19-20 देखा, आपने 18-19 देखा, आपने 17-18 देखा, 3 साल आपने देखे हैं, 3 साल आपने देखे हैं। यहां पे 10% का डिविडेंड था, यहां पे 20% का था, यहां पे 30%। मुझे बताओ आपने पिछले 3, देखो पहली बात तो आपने इन तीनों जगह पे लॉस है, आपको तीनों का देखो प्रीवियस इसका जो क्या बोलते हैं इस डेट का जो प्रीसीडिंग जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो क्वार्टर है वहां पे भी आपको नजर आ रहा है कि अभी तक लॉसेस में ही कंपनी, मतलब इस साल हमने कुछ पैसा कमाया नहीं। तो इस साल में अगर पैसा नहीं कमाए तो जाहिर सी बात है हमने इस साल में इस जगह पर इंटरिम डिविडेंड देना नहीं चाहिए, पर इंटरिम डिविडेंड देना ही है तो आपने क्या करना चाहिए, इन पिछले 3 सालों का जो एवरेज है, यानी कि एवरेज कितना है, एवरेज 20% है, तो यानी यहां का जो इंटरिम डिविडेंड आएगा, इंटरिम डिविडेंड शुड नॉट बी, बोलो ना, शुड नॉट बी मोर देन 20%। समझ में? ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। प्लीज लिखिएगा इसको। और अगर मेरा सवाल है आपसे 1/1/2021 में भाई और बहनों, अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे थे, आपको पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, तो आप मुझे बताइए आप कितना इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। आपकी जितनी मर्जी उतनी देना, वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपको इमीडिएट प्रीसीडिंग जो है क्वार्टर उसमें भी लॉसेस नजर आ रहे हैं। अंकित गुप्ता, बेटा ये डिविडेंड कहां से देंगे अगर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं? सवाल बहुत सही पूछा है, कौन जवाब देगा? वो बोल रहा है इस साल तो प्रॉफिट ही नहीं है। मतलब हमारे पास प्रॉफिट के 3 सोर्सेस थे, अगर किसको जवाब है तो अभी जवाब देना, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए। वो बोल रहा है इस साल तो लॉस है। अब बताओ रे बच्चों, अपने पास में 3 ऑप्शन है प्रॉफिट के, एक तो इन 9 महीनों का प्रॉफिट, वो तो हुआ ही नहीं, अगला ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है। अब बचा क्या है? अब बचा क्या है? बिल्कुल सरप्लस अवेलेबल इन P&L अकाउंट, सरप्लस अवेलेबल अंडर सच सिनारियो यू आर गेटिंग सरप्लस अवेलेबल इन P&L अकाउंट। सरप्लस ये वाला उसको प्लीज फ्री रिजर्व मत लिखना, ये लॉ की भाषा है, आप उसको ट्विस्ट मत करना, इतना लिखना सरप्लस अवेलेबल इन P&L अकाउंट। ओके, आई होप एवरी, और बहुत अच्छा सवाल पूछा था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। सर इतना देर क्या चल रहा था? इतना देर ही चलता भाई, ये क्वेश्चन ही ऐसा था। आगे, अब सर ये चैप्टर में हो गया क्या सब? ये चैप्टर में बेटा अब ऑलमोस्ट हो गया, अभी एक ही सेक्शन बचा है मेरा 125, वो मैं खत्म करूंगा, फिर सब रिवाइज करूंगा और उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो। 125 पे आ जाओ सभी लोग, अपने चार्ट बुक में आ जाए। उस चार्ट में एक ही चार्ट मेरा बाकी, जिसमें सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए जरा क्या लिखा है।
झूठी मोहब्बत में राहीनी दिल का सौदा। आप सभी को मैम ने एक चार्ट बुक बना के दी है, आपने सभी ने देखा होगा। उसमें मेरे जो चैप्टर्स है उसके भी चार्ट्स आपको बनाकर दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट, 2 चार्ट में ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपके सामने दिया हुआ 8.2 नंबर का चार्ट बुक है, उम्मीद है आपके पास में होगा। आपके सामने है सेक्शन नंबर 125। इतना ही पेज करना है, एंड चैप्टर इज ओवर। ओके, इतना ही पेज करना है एंड चैप्टर इज ओवर। ओके दोस्तों, आप सभी जानते हैं अगर वो पैसा 125 को पढ़ने का ये सही तरीका आपके सामने है। आप इतना पढ़ेंगे वो सेक्शन हो जाएगा। प्लीज भरोसा करिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। आप सभी जानते हैं भाई और बहनों, 7 साल के लिए पैसा रहेगा किस जगह पे? उड़ा में रहेगा। इफ दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू एनकैश हिज फंड्स within those 7 years, all the funds along with the interest accrued on those capital will be shifted to IEPF, Investor Education Protection Fund. This is the property of central government, being used by central government for the welfare of the investor, for the protection of the investor. ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए यूज नहीं करती। इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जितने लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके काम को, उनके लिए इस पैसों का इस्तेमाल होता है। अगर मैं चाहता हूं तो आपको मैं अभी दिखा सकता हूं कि करोड़ों की तादाद में हजारों करोड़ पैसा जो है यहां पे होते हैं। कहां पे? IEPF टोटल फंड्स अवेलेबल। देखता है ऐसा कुछ आता है क्या? IPF, इसकी वेबसाइट आपके सामने IPF की, और यहां पे आप सभी जानते हैं, इनको आपने देखा होगा अभी। ओके, यही है वो IPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इनके पास मैंने जो लास्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन मिली थी, द अमाउंट वाज मोर देन 1000 करोड़। इतने पैसे जो लोगों ने अपना डिविडेंड एनकैश नहीं किया, देखो रिकवर्स, देखा IPF रिकवर्स रुपीज 15-14 करोड़ ऑफ इन्वेस्टर मनी फ्रॉम द पीयरलेस आफ्टर 15 ईयर्स। देखा क्या क्या लिख रहा है? डिपॉजिट वर्थ रुपीज 1514 करोड़ ओवर बाय पीयरलेस जनरल फाइनेंस an investment company to its investor for more than 15 years have now been transferred to the government's IEPF। समझ गया होगा आपको। 7 सालों के बाद में जो इन्होंने पैसे देना चाहिए थे वो नहीं दिए थे, 15 सालों के बाद वो पैसे यहां पे आए हुए हैं। ऐसा बहुत कुछ है। उसके बाद में मुझे कुछ बोलना, कहां पे आ गया मैं?
IEPF देखते और कुछ डेटा मिलता है क्या, इन्वेस्टर सर्विसेज एंड ऑल दैट। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे आगे। चलो, आपको कल मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि अक्षय कुमार ने लगातार 7 सालों के लिए अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया, वो सारा का सारा शेयर जो अक्षय कुमार का था, ऐसा माना जाएगा अक्षय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है और उसके सारे शेयर्स को आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि देवी और सज्जनों, अगर मैं आपसे कहता हूं आईपीएफ में कौन सी चीजें जाती है जो डिविडेंड लोग नहीं लिए, उड़ा में आकर भी लोगों ने 7 साल के अंदर जो पैसा नहीं लिया वो तो आईपीएफ में जाता ही है, और साथ साथ में जिन लोगों ने अपने 7 साल लगातार डिविडेंड क्लेम नहीं किया उनका पैसा भी, सॉरी उनका शेयर्स भी आईपीएफ में, यानी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले में जाता है। यानी कि देवी और सज्जनों, इसके बाद में अगर आपको अपने इन्वेस्टर को पैसा चाहिए, इफ इन्वेस्टर वांट्स दैट फंड बैक, क्या इन्वेस्टर उन शेयर्स को वापस दे सकता है जो अक्षय कुमार के चले गए थे? क्या अक्षय कुमार को वो शेयर्स वापस मिलेंगे? हां जी मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? इसलिए आपको सेक्शन नंबर 125 को देखना जरूरी है। एक बात मुझे कहना जरूरी है देवी और सज्जनों, 125 सबसेक्शन 1 कहता है ऐसे फंड का निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हु एस्टैब्लिश दिस फंड? एज दिस फंड इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 125(2) क्या कहता है? पैसे इसमें कहां से आते हैं, और 125(3) कहता है पैसे कहां पे खर्च करना चाहिए। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता, लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है या लॉ पार्लियामेंट बनाता है? लॉ लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट बनाता है, और पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह समझाया है 125(2) में कि साहब आईपीएफ में पैसा यहां से आएगा, और 125(3) में कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सुन, इन पैसों का इस्तेमाल इन फलाना जगह पे करना, इसके अलावा नहीं करना। नहीं तो मोदी जी बोलेंगे चलो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, यूज कर लो, अरे काम करो फ्लाईओवर में, इन सब चीजों के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक के 3 सबसेक्शन आपने देखे। 125 सबसेक्शन 1 आपने कह दिया कि इस फंड का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। 125(2) कहता है, बोलो क्या बोलता है? ऐसे फंड्स में कहां से पैसा आएगा? 125(3) कहता है कि फंड्स में फंड्स का पैसा किन किन कामों के लिए यूज किया जाएगा। 125(4) में लिख दिया, अगर आज के बाद में किसी को भी अगर अपना पैसा जो आईपीएफ में गलती से चला गया हो, जो अनक्लेम डिविडेंड का हो, चाहे वो उन शेयर्स का हो, अक्षय कुमार जैसे लोगों का हो, अगर ऐसे लोगों को जिनका डिविडेंड चला गया, जिनके शेयर्स चले गए, कहां चले गए? आईपीएफ में चले गए। अगर उनको अपने पैसों को वापस चाहिए, दे कैन डू इट, दे कैन रिक्लेम इट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन 4। यहां पे लिख रहा है एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड अमाउंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 मे अप्लाई टू द ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सबसेक्शन 5। यानी कि सबसेक्शन 4 बढ़ रहा है, आपको अपना डिविडेंड, आपको अपने शेयर्स वापस मिलेंगे, पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा उन लोग के लिए, आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा उन लोग को जो कमिटी सबसेक्शन 5 में बनाई है। फिर आप बोलेंगे सबसेक्शन 5 में कौन सी कमिटी बनाई है? यहां पे लिखा है, यहां पे 9 लोगों की कमिटी होगी, यहां पे एक चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ होगा और 7 मेंबर होंगे। अभी आपने ये वेबसाइट देखी थी, अगर आप इसको क्लिक करके देखोगे तो आपको समझ जाएगा यहां पे बहुत सारे लोगों की बॉडी है, 9 लोग उसमें शामिल है। अगर आप यहां पे अबाउट अस है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए साहब, क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे देवी और सज्जनों, देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। एक चेयरपर्सन होगा, एक सीईओ, देखिए चेयरपर्सन सीईओ, आपके अभी 125(5) में लिखा था, यहां पे एक चेयरपर्सन आया और एक सीईओ आया, और साथ में और 7 लोग आना चाहिए। दिख रहा है क्या सर? अभी तो 2 और 6 8 ही है, वहां पे लिखा था 9 होना चाहिए, यहां पे इतनी है। यहां पे लिखा नॉट एक्सीडिंग 7, यानी कि 7 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 5 और 4 भी हो सकते हैं। एक बार सारे 5 सेक्शन को वापस रिकॉल करते हैं। 125
सबसेक्शन 1 इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। 125 सबसेक्शन 2 इसमें पैसा कहां से आएगा, 125 3 फंड्स कहां पे जाएगा, 125 4 अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो आपने उसको अप्लाई करना चाहिए जो कमेटी 5 नंबर में बनाई। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, 7 मेंबर मैक्सिमम होना चाहिए, एक चेयरपर्सन और एक सीईओ होना चाहिए। 125 6 क्या कहता है, वो कहता है आईपीएफ जो निर्माण है आईपीएफ का वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे वहां पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मोदी जी अपना मनमानी नहीं कर सकते, मोदी जी को रूल्स का पालन करना होगा। ये पार्लियामेंट ने कह दिया कि वहां पे कितने डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, उनका सैलरी क्या होना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनको निकाला कैसे जाएगा, कामकाज करने का यानी कि रूल्स प्रोटोकॉल्स काम करने का पूरा तरीका ये 125 6 कहता है कि उनको ये तरीका वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे लिखा है CG have power to decide following things by making new rules। समझ गया क्या आपको? अरे कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, इसकी स्थापना किसने करी भाई? पार्लियामेंट कहता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोल रहे हैं कि आप आईपीएफ चालू करो, यानी कि आईपीएफ की स्थापना, आईपीएफ का निर्माण किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बताओ जो 9 लोग जो आए हैं, जो 9 लोग काम कर रहे हैं, वो कैसा काम करेंगे? उनके रूल्स कौन बना के देगा? ऑब्वियसली उनके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देगा। अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 लोगों का चुनाव किया है, तो वो काम कैसा करेंगे, काम करने के तरीके कैसे होंगे, उनकी सैलरी कितनी होगी, उनको रिटायर कब किया जाएगा, रिमूव कब किया जाएगा, इन सारी बातों का खुलासा कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना के देंगे और सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अब 126 और 26 7 की बात करते हैं भाई और बहनों, अगर इतने 9 लोग आए हैं, अगर ये सब लोग काम करना चाहते तो इन सारे लोग को काम करने के लिए क्या लगेगा? एक ऑफिस लगेगा, एक फर्नीचर भी लगेगा, कंप्यूटर्स लगेगी, काम वाली बाई लगेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज टू रन द शो। ये सब काम करने के लिए उनको कंप्यूटर्स, इंटरनेट, फर्नीचर, ऑफिस, एसी सब कुछ लगेगा। अरे ये पैसा कौन देगा? ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। 125 7 यही कहता है। उसके बाद में 25 8 की बात करते हैं। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात याद रखिएगा, ये दे आर सपोज टू मेंटेन द रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें आने वाला है। ये 9 लोग वहां पे चोरी कर सकते हैं, इसलिए 125 सबसेक्शन 8 कहता है दे आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर सपोज टू मेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दे आर सपोज टू मेंटेन द रिकॉर्ड कि पैसा कहां से आया है, पैसा कहां पे जा रहा है, कितना पैसा आया था, कितना पैसा गया है, कितना पैसा बाकी है, अरे पैसा बाकी कितना है, ये सबका हिसाब किताब 125 8 कह रहा है इन लोग को मैनेज करना पड़ेगा। 125 9 कहता है भाई और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लिख रहा है यहां पे? 125 9 जो तुच्छ सेक्शन है वो क्या बोल रहा है? 125 5 में जो लोग चुन के आए हुए हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो लोग जब भी पैसा लगाएंगे वो 125 3 के हिसाब से लगाएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? 9 बोल रहा है। अरे अगर ये सेक्शन नंबर 9 नहीं भी होता ना तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उसका मतलब यही होता कि पैसे खर्च करने वाले नंबर 5 वाले लोग हैं और पैसा किस जगह पे खर्च करेंगे वो 3 पे खर्च करना चाहिए। सर 9 ने बोला क्या? 9 ये बोल रहा है कि 125 5 में जो लोग चुन के आए ना 9 लोग, वो जब भी खर्च करेंगे वो खर्च उन्हीं जगह पे करेंगे जो 125 3 ने कहा है। तो कुछ चमत्कार नहीं कि वो सेक्शन नहीं भी होता तभी समझता। 125 10 और 11 के संबंध जो 8 से है। दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगी। आपको लगता नहीं यहाँ पे झोल झपाटा होगा? हो सकता है डायरेक्टर ने कुछ पैसे खाए होंगे। इंडिया करप्शन वाला कंट्री भाई और बहनों, यहाँ पे करप्शन होने का चांस, इसलिए क्या बोलते हैं ऑडिट करेंगे। ऑडिट कौन करेगा? CNDG। जब भी भारत के कोई भी भारत सरकार की कोई भी कंपनी जो पे भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, जब भी वेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग की होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, तो वहां पे CNDG ऑडिट करता है। CNDG सिर्फ ऑडिट ही नहीं करता, वो चेक करता सब कुछ सही है कि ना, और वो बना के एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। यानी ऑडिट किया किसने? CNDG ने, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, उसने किया ऑडिट और रिपोर्ट बना के किसको देंगे? अरे रिपोर्ट बना के देंगे CG को, फिर CG उसको समझेगा और CG की जिम्मेदारी ये है एज पर सेक्शन 11 जो लिखा है, देखो 11 सबसेक्शन 11 कहता है कि एक बार CG को रिपोर्ट मिल जाए ना, वो CG ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखना चाहिए। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को यह समझ जाएगा कि इस साल में कितना कितना पैसा आईपीएफ में आया था, इन्होंने पैसा कहां पे उड़ाया और पैसा कहां पे अभी कितना पैसा अभी तक हमारे पास जमा है। इसी तरह से सारे 11 सेक्शन आपके सामने खत्म हुए। एक बार सारे सेक्शन को रिकॉल करते हैं। आर यू रेडी गाइस? कितना बोला है मैंने? देवियों सज्जनों, मैं आपके सामने आगे बोलना चाहता हूं भाई और बहनों। एक बार सारे 11 सबसेक्शन को एक बार रिकॉल करते हैं। आओ बच्चों, दोस्तों
आईपीएफ का निर्माण कौन करेगा? पार्लियामेंट करता है। आईपीएफ का निर्माण सबसेक्शन 1 के हिसाब से सीएनएजी करेगा। 125(2) क्या कहता है? इसमें पैसे कहां से आएंगे? 125(3) क्या कहता है? पैसा कहां पे ये लोग खर्च कर सकते हैं? 125(4) कहता है अगर किसी इंसान को अपने पैसे वापस से मांगना है, इनकैश करना है, रिक्लेम करना है, तो वो नंबर 5 में जो अथॉरिटी है उनको अप्लाई करेगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि मैक्सिमम 9 लोग हो सकते हैं, एक सीईओ, एक वहां पे सीईओ और एक क्या बोलते हैं उसको, चेयरपर्सन, और 7 बाकी मेंबर्स हो सकते हैं। 125(6) क्या कहता है? ये लोगों को कैसे काम करना है, ये उसके काम करने के तौर तरीके, रूल्स, कौन से डायरेक्टर आएंगे, किसको निकाल दिया जाएगा, रिटायर कब होगा, रिमूव कब होगा, इसके सबके रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। 125(7) में इनको फर्नीचर, काम वाले भाई, एसी और सारी जो रिक्वायरमेंट, जो रिसोर्सेस होते हैं, ये पैसा कौन देगा? ये फर्नीचर कौन देगा? एसी कौन देगा? 125(7) कहता है ये सारा पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। 125(8) में अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई और बहनों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। हां, दे आर सपोज्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 125 सबसेक्शन 9 सेज व्हाट, इट इज द, वो बोलता है कि जो नंबर 5 में जो लोग आए ना, नंबर 3 के काम के लिए खर्च कर सकते हैं। 125(10) कहता है जो 8 नंबर में जो बुक्स बनाई ना, इट इज टू बी ऑडिटेड बाय सीएजी। नई लॉन्ग फॉर्म समझ में आ रहा है तो एक काम करिए, आप ऑडिट गूगल पे देख सकते हो, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ये भारत सरकार का ऑडिटर होता है, वो ऑडिट करेगा। रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। और 11 नंबर कहता है सबसेक्शन 11 सेज, आफ्टर दे रिसीव द रिपोर्ट शाल बी सबमिटेड टू, रिपोर्ट शाल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट। ओके, आपके भाई और बहनों, ये जो सारे सेक्शंस है ये आपके चार्ट बुक पे है। चार्ट बुक आपके पास में नहीं तो उसका फोटो निकाल लीजिए आप। मुझे लगता है चार्ट बुक ऑलरेडी, चार्ट बुक है क्या आपके पास में? कुछ रिप्लाई करते क्या? आपके बुक से ही पढ़ा रहा भाई, पहले इधर ध्यान दो, बुक में कहां है, बुक में कहां है, वो बाद में करो। बहुत अच्छी बात है अगर बुक में है आपके, तो बुक अगर आपके पास में चार्ट बुक है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया भाई साहब? आपके बुक में क्या है? पेज नंबर बताओ भैया को। ये देखो, ये सारा 125, 125(1), 125(2), 125(3), ये सारे सेक्शन है, समझ गए? ये सारी चीजें लिखी है। ये सेक्शन 5, 6 आईसीआई ने थोड़ा सा गड़बड़ करके लिखा है इसमें। देखो रिपोर्ट बना के देंगे, देखो रिपोर्ट बनाना सब सेक्शन 11 है। ये आपके जो आईसीआई के मॉड्यूल में जो लिखा है ना, वो मॉड्यूल में सब सेक्शन बराबर से उन्होंने लिखे नहीं है, इसलिए मैंने आपको चार्ट बना के दिया। ऑडिट होना चाहिए, ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है? 10 बोलता है। कहाँ पे पैसे लगाना चाहिए? 3 वाली जगह पे लगाना चाहिए, 5 वाले लोग लगाएंगे, ऐसा सेक्शन नंबर 9 कहता है। ये वही है, इसके सामने सेक्शन नंबर नहीं, इसलिए बोल रहा है इसको रेफर मत करो आप। आपने रेफर क्या करना है? वो चार्ट करना है, दैट्स इट। इसी के साथ में चैप्टर खत्म हुआ। गाइस आर यू रेडी? इसी के साथ में ये चैप्टर अभी हमारा खत्म हुआ है। देवी और सज्जनों, मैं आपको कुछ कहने जा रहा हूं। अब इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करते हैं। इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मेरे पास चार्ट भी है, इस चार्ट के पास में आइए, उस चार्ट से हम लोग करेंगे रिवाइज। कुछ कहना चाहते तो बोलिए सर। भाई और बहनों, इस चैप्टर को पूरा रिकॉल करने दीजिएगा और उसके बाद में मैं आपके आईसीआई का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज ही इसी शो में आपको इतना कॉन्फिडेंट फील करवा दूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आधे घंटे के बाद में एवरीबडी हु इज अटेंडिंग दिस लेक्चर विल बी इन द पोजीशन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय आईसीआई। एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? सब किसी को आंसर आएगा, सभी। अरे हाँ भाई, बाकी ये तो बाद में पढ़ा दूंगा ना, मालूम है भाई, ये तो पढ़ ले। दोस्तों, आप सभी को 5 सेक्शन के नाम बोलना होंगे। 123 कहता है, बोलो बच्चों क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर किया। 124 कहता है अगर यहां पे अगर इन्होंने पैसे नहीं लिए 30 दिनों के अंदर तो 7 दिनों के अंदर उड़ा में जाएंगे। उसके बाद में बोला अगर वो 7 साल तक नहीं लेगा तो पैसे जाएंगे 125 के हिसाब से आईईपीएफ में जाएंगे। आईपीएफ के 11 सबसेक्शन हमने अभी देखे। 126 कहता है अगर मान लीजिए
वो क्या नाम उसका, दिशा पाटनी और सलमान खान, आप जानते क्या? अगर सलमान खान ने अप्लाई किया था और दिशा पाटनी के नाम पे अभी भी है, तो ऐसे समय पे कंपनी कंफ्यूज हो रही है, इसलिए अबेंस में जाएगा। राइट शेयर भी अबेंस में, हाँ, और बोनस शेयर भी अबेंस में, और जो डिविडेंड है वो भी किसको नहीं मिलेगा, वो उड़ा में जाएगा। 127 कहता है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने 123 में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, अगर आपने वो नहीं दिया तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। ये सारे सेक्शन के नंबर्स हमने देखे। ओके गाइस, ओके, एक बार सभी लोग, हाँ सभी लोग आपको जवाब देना। फिर से एक बार सारे सेक्शन को रिकॉल करते हैं। कैन यू प्लीज रिकॉल वंस अगेन ऑल द सेक्शन नंबर्स? 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, उड़ा 125 ईपीएफ, 126 अबेंस एंड 127 पनिशमेंट। ओके, अभी देखना दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, मैं बोला ना आपको बहुत मजा आएगा रे। ओके गाइस, 123 से बताएंगे। ये चार्ट आपके सभी के सामने होना चाहिए, ये चार्ट आप सभी के सामने होना चाहिए। नहीं है तो फोटो निकाल के आपके मोबाइल में देखिए। दोस्तों आपसे सवाल पूछूंगा मैं, आपको जवाब देना भाई और बहना। जो हम लोग डिविडेंड देंगे उसके पैसे कहां से आएंगे, इस साल का प्रॉफिट और अभी तक के जितने फ्री रिजर्व्स होंगे उसकी बात करेंगे। और तीसरी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी इसका पैसा देता है। आपसे अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों दुनिया में दो टाइप के डिविडेंड है, एक तो इक्विटी के ऊपर डिविडेंड है और एक तो प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड है। प्रेफरेंस के दो बच्चे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। आप बताएंगे प्रेफरेंस और इक्विटी में किसका डिविडेंड प्री डिसाइडेड होता है? सभी लोग ध्यान लगाएं, अभी तक की जो चार दिन से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसका फल मिलने जा रहा है। इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, इतना कॉन्सेंट्रेशन। मैं बोलूंगा आप अपने घर पे जो भी जहां बैठे तो जोर से चिल्ला के जवाब दो, पूरा चैप्टर खत्म हुआ। और आपको मैं गारंटी कर रहा हूं 6-8 मार्क के क्वेश्चन आईसीएस में से पूछती है और सभी लोग इसका जवाब 100% दे पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको जानना ना मैं कैसे पढ़ाता हूं और क्यों लोग मेरा नाम लेते हैं। अब मैं आपको बस 10 मिनट में बताता हूं, अब आपको समझेगा कि कैसे आपको आईसीए के सवाल का जवाब देने में मजा आता है। आप जवाब बच्चों, किसका डिविडेंड पहले से डिसाइडेड होता है, प्रेफरेंस किसका डिसाइडेड नहीं होता, इट में वेरी फ्रॉम मीटिंग टू मीटिंग। आंसर इज व्हाट, इक्विटी। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में आप बताओ, इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल डिविडेंड देने की जरूरत, अगले साल वो डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ये डिविडेंड को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा अगले साल में, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? प्रेफरेंस और इक्विटी में किसके डिविडेंड को वाइंडिंग अप में प्रायोरिटी पहले मिलती है? आंसर इज प्रेफरेंस। किसको बाद में मिलती है? इक्विटी में। अगला सवाल मैं पूछूं क्या, आप बताओ डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले फ्री रिजर्व में कुछ पैसा डालना जरूरी क्या? आंसर इज व्हाट, नो। डालना तो डालो, नहीं तो मत डालो, उसके ऊपर कोई भी आजकल लॉ एप्लीकेबल नहीं। कंपनी की डालने की इच्छा तो डाले, नहीं तो नहीं डाले। अगला सवाल मैं पूछूं, अगर मान लीजिए इस साल प्रॉफिट नहीं है, कंपनी प्रीवियस ईयर के लॉसेस का प्रीवियस ईयर का रिजर्व यूज कर सकती है। आंसर इज व्हाट, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों डेडिकेटेड रिजर्व नहीं चलेंगे। आपसे सवाल है फ्री रिजर्व यूज करने के 3 कंडीशन कौन सी? नंबर 1, पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड निकालो। नंबर 2, 10% ऑफ व्हाट, फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। और तीसरी बात करेंगे 15% ऑफ पेड शेयर कैपिटल, जो अमाउंट आएगी उतने पैसे फ्री रिजर्व में रहना चाहिए और उसके अलावा जितने भी पैसे बचेंगे वो सारे पैसे फ्री रिजर्व के आप यूज कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए। पर याद रखिएगा, कंडीशन नंबर 2 में और कंडीशन नंबर 3 में आपको करंट ईयर के लॉसेस को माइनस करना जरूरी है। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं भाई और बहना, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपसे सवाल, इन तीनों में का हम लोग क्या लेंगे? विच एवर इज लोअर लेंगे। मतलब कोई भी कंडीशन में हम लोग, कंडीशन नंबर 1, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी सिनेरियो में हम लोग इन तीनों का लोवेस्ट लेंगे, उतना डिविडेंड देना आपके लिए अलाउड है। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बच्चों बताएंगे जो सेक्शन 8 की कंपनीज होती है, क्या उनको डिविडेंड देना एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया। इंटरिम डिविडेंड को अभी हमने देखा। बताओ बच्चों, इंटरिम डिविडेंड का पीरियड क्या होगा? हमारा एग्जांपल वही रखते हैं, 1/4/2020 से लेके अगली जो एजीएम आएगी, यानी कि मान लो 1/6/2021 तक के पीरियड में जब भी आप डिविडेंड देंगे हम उसको इंटरिम कहते हैं। बट वास्तविक जीवन में इंटरिम डिविडेंड इज ऑलवेज पेड बिटवीन 2 AGM, यानी कि इस साल का एजीएम होने के बाद हम लोग इंटरिम के बारे में सोचते हैं। अगला सवाल, इसके लिए पैसे कहां से लाते हैं? पिछले सालों का P&L अकाउंट का जो सरप्लस होगा वहां से उठाएंगे। अगर मान लो हमने यहां पे 1/10 या 1/11 को जब भी हमने पेमेंट किया होगा, 1/11 को हमने इंटरिम डिविडेंड दिया होगा, तो उसके प्रीवियस 2 क्वार्टर्स का जितना प्रॉफिट होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने 1/4/2021 या 1/5/2021 का इस्तेमाल किया होगा, तो जो इसके पिछले वाला जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसके प्रॉफिट का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ओके, आप सभी का ध्यान होना चाहिए। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, अभी आज ही हमने पढ़ा, तो ये सारी चीजें आप वापस से रिकॉल कर सकते हो। मेरे को याद है, आपको देख ले याद है कि नहीं?
जल्दी जल्दी, कम ऑन, मुझे से भी याद है, आपको याद है तो हाँ करिए, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िए, कम ऑन गाइस, वेलकम बैक, आर यू रेडी, कम ऑन एवरीवन, हाँ आगे बढ़ेंगे, कम ऑन कम ऑन, आगे बढ़ने का समय आ गया। बताएंगे बच्चों, डिपॉजिटिंग ऑफ डिविडेंड, अगर मान लो डिपॉजिट के पैसे हमने टाइम पे नहीं दिया, हमने सेक्शन नंबर 73 में और 74 में हमने लोगों का डिपॉजिट जो लिया था वो लोगों को वापस नहीं दिया, तो क्या हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं? क्या लोगों के घर पे दिवाला निकाल के अपने घर पे दिवाली कर सकते हैं? क्या अलाउड नहीं है? अगला सवाल मैं पूछता हूं, सेक्शन नंबर आप बताएंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिनों के बाद में शेड्यूल बैंक में जाना चाहिए? 5 दिनों के अंदर। आप बताएंगे डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिनों के अंदर, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उससे 30 दिनों के अंदर उस शेयर होल्डर को मिलना चाहिए। कौन से फॉर्म में मिल सकता है? अरे कौन से फॉर्म में मिल सकता है? गोल्ड में मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। कैश में अलाउड है, पोस्ट डेटेड चेक अलाउड नहीं है। एनईएफटी चलेगा, डिविडेंड वारंट चलेगा, चेक चलेगा, पर पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा। आप बताओ बच्चों, अगर मान लीजिए हमने उनको 30 दिनों के अंदर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? एज पर सेक्शन नंबर 127 डायरेक्टर को सजा होगी कितने सालों की? अप टू 2 इयर्स। और बताएंगे जुर्माना कितना? 1000 रुपए रोजाना जुर्माना लगेगा। और रही बात कंपनी की, कंपनी को 18% पर एनम का लगेगा जितना डिफॉल्ट किया हुआ है। उसके बाद में आगे बच्चों बढ़ेंगे। अगर 30 दिनों में अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? नहीं, 30 दिनों में हमने अगर पैसे दे दिए थे पर उसने इनकैश नहीं किया तो हम लोग आने वाले 7 दिन तक और वेट करेंगे और 7वें दिन पैसा डाल देंगे उड़ा में। उड़ा का लॉन्ग फॉर्म बोलो अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आप बताओ उड़ा के जाने के बाद में 90 डेज में क्या होता है? 90 डेज में हम लोग वेबसाइट को अपडेट करते हैं। और अगर दोस्तों मान लीजिए 7 साल तक नहीं आया तो क्या करेंगे? 7 साल तक नहीं आया तो पैसे कहां जाएंगे? एज पर सेक्शन नंबर 125 आईईपीएफ में जाएंगे। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे बच्चों, अगर उड़ा में किसी कंपनी ने अगर टाइम पे पैसे नहीं लगा तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा जितने दिन आपसे डिले, जितने दिन का आपने डिले किया। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, उड़ा के अंदर जो पैसे लगाए थे, उड़ा के अंदर जो पैसे लगाए थे, अगर हम लोग करने में डिले हो गए, जो पैसे डालने में डिले हो गए, तो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो दिया हमने 40 करोड़ डालना था पर 1 करोड़ का इंटरेस्ट हो गया हम, क्योंकि हमने लेट किया। आप बताएंगे वो 1 करोड़ का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? वो 1 करोड़ का इंटरेस्ट अरे बताओ ना रे, बोलो ना रे, 1 करोड़ का इंटरेस्ट किसको मिलेगा? अनपेड जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको प्रोपोर्शनली मिलेगा। ओके, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों, अगर मान लीजिए 7 साल तक ये पैसा आईपीएफ में रहा है और 7 साल तक ये पैसा उड़ा में रहा है, उड़ा में बहुत सारा इंटरेस्ट है, वो पैसा किसको जाएगा? उड़ा में जो पैसा है ना वो इंटरेस्ट का वो सारा पैसा आईपीएफ में जाएगा। आप बात करेंगे दोस्तों 100, ये बात करेंगे, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछा, 8 अभी हमने सेक्शन करा, 11 सब सेक्शन, आप देखो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। मैंने आपको कहा था ना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। 100 मैं आपको जवाब 125 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 11 तक हम लोग सब जवाब देंगे। 125 एक कहता है ऐसे फंड का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे फंड का निर्माण करेगा। 125 दो कहता है इसके पैसे कहां से इसमें आएंगे। 125 3 कहता है कि आईपीएफ के पैसे किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं, कौन से सिनारियो में आईपीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 125 कहता है अगर हमको अपना ही डिविडेंड का पैसा और हमको अपने शेयर्स को वापस से इनकैश करना है, ऐसे केस में आपने नंबर 5 के लोगों को अप्लाई करना चाहिए। नंबर 5 कहता है कि इसमें 9 लोग चाहिए, 7 मेंबर चाहिए, एक चेयरपर्सन और एक आपका सी होना चाहिए। 125 कहता है ये लोग कैसा काम करेंगे, 9 लोगों को काम करने का तौर तरीका, किसको अपॉइंट करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। 125 ऐसे लोगों को काम करने के लिए रिसोर्सेज लगेंगे, पैसा लगेंगे, फर्नीचर लगेगा, उसका इंतजाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। 125 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने मेंटेन करना जरूरी है। 125 कहता है ऐसे एक 125 में जो लोग हैं वो 125 के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 कहता है इसका ऑडिट होना चाहिए, सीएनए ऑडिट करेगा और रिपोर्ट बना के देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और 125 कहता है जो गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट आया उसको लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना चाहिए ताकि लोकसभा और राज्यसभा को समझे इन पैसों का इस्तेमाल किस कामों के लिए और कितना पैसा अभी तक बचा हुआ है। ओके, इसी के साथ में चैप्टर रिवाइज हो गया। सर मतलब हम लोग जो 3-4 दिन से पढ़ रहे थे आपने इतने जल्दी रिवाइज कर दिया? हाँ जी, इतने जल्दी रिवाइज कर दिया। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई और बंदो, इंटरम डिविडेंड की बात करते हैं। इंटरम डिविडेंड में एक सवाल है, अगर मान लो हमारा हम लोग डिविडेंड दे रहे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को हम लोग नहीं सॉरी 1 फरवरी 2021 को हम लोग डिविडेंड दे रहे इंटरिम वाला। आप मुझे बताओ लॉसेस अगर होंगे, पिछले 3 क्वार्टर में लॉसेस होंगे तो क्या होगा? तो अगर इस साल में लॉसेस है तो पहली बात आपने इंटरिम डिविडेंड देना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको इंटरिम डिविडेंड की इतनी खुजली, इतनी मस्ती और इतनी आपको वो है मस्ती है, तो उस केस में आपने पिछले 3 सालों का जो एवरेज डिविडेंड होगा उससे ज्यादा का इंटरिम डिविडेंड देना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों इस साल में कोई भी आपको प्रीसीडिंग क्वार्टर ईयर में आपका प्रॉफिट, आपका लॉस नहीं है, आपका लॉस थी, तो आप चाहे उतना इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं। आपसे मेरा प्रश्न है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में बताओ व्हिच वन इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर, व्हिच वन इज डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, व्हिच वन इज अ प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड बोथ बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आंसर इज व्हाट? इंटरिम डिविडेंड। बताओ कौन सा रिव्यू हो सकता है? इंटरिम। कौन सा? आपसे मेरा सवाल है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में कौन सा 2 एजीएम के बीच में होता है? आंसर इज व्हाट? इंटरिम डिविडेंड। कौन सा एजीएम पे होता है? आंसर इज व्हाट? फाइनल डिविडेंड। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करने के बाद में बिल्कुल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के होता है, उसको बोलो रे क्या नाम है उसका? फाइनल डिविडेंड। ओहो हो, क्या मैंने सब कुछ रिवाइज किया? एवरीबॉडी आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? कोई डाउट है?
सर आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया? सब कुछ मतलब सब कुछ? दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 100 ये मेरे दो सेक्शन तो बच गए ना भाई, 126 और 127 तो बच गए ना। कहां गया 126 27? कहां गया 126? बिल्कुल यहाँ है। 126 में लिखा है अगर मान लीजिए दिशा पाटनी ने अगर सलमान खान को शेयर दिया था और अभी भी वो दिशा के नाम पे ही है, तो डिविडेंड दिशा को ही मिलेगा। दिशा ने सलमान को शेयर बेचे थे, सलमान के नाम पे हो गए, तो सलमान खान को मिलेंगे डिविडेंड। पर दोस्तों ऐसा हुआ, दिशा ने सलमान को बेच दिए शेयर्स, और दिशा के नाम पे अभी भी शेयर्स है, और सलमान बोलता है कि मेरा नाम लगा दो प्लीज, और इसी दौरान उनका नाम अभी तक रजिस्टर्ड नहीं होता, उसी दौरान ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो वो डिविडेंड ना दिशा को मिलेगा, वो डिविडेंड ना सलमान को मिलेगा, वो जाएगा उड़ा अकाउंट में, मतलब अबेंस में, तो होल्ड किया जाएगा, ना दिशा को मिलेगा ना सलमान को मिलेगा। पर दोस्तों अगर मान लो दिशा खुद बोलने लगी कि सलमान मेरे भाई जैसा है, वो मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है, उससे मुझे पैसे मिल चुके हैं, मैंने उसको दे दिए शेयर्स, अब एक काम करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, आप एक काम करो उसको दे दो, उस केस में अबेंस में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अगर दिशा खुद ही बोल रही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारा डिविडेंड सलमान खान को मिलेगा। अगला बात एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर मान लीजिए इसी दौरान अगर राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का इशू किया अगर होगा, तो वो भी ना दिशा को मिलेंगे ना सलमान को, ऐसे समय पे वो शेयर्स कहां जाएंगे, वो भी अबेंस में जाएंगे, उसको भी होल्ड किया जाएगा, राइट और बोनस को नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहा, बोलो बच्चों क्या होगा, सेक्शन नंबर 127, आप पनिशमेंट तो जानती है, बताओ बच्चों 30 दिनों के अंदर क्या मिलना चाहिए, तो पैसे मिलना चाहिए, तो डिविडेंड वारंट मिलना चाहिए, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। डिविडेंड वारंट के ऊपर एक खास कंडीशन है, अगर डिविडेंड वारंट कंपनी ने भेज दिया पोस्ट से, भले ही उस आदमी को 30 दिन के अंदर मिला हो ना मिला हो, कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी जिम्मेदार कब होगी, जब 30 दिनों के अंदर उन्होंने डिस्पैच नहीं किया, इसलिए डिस्पैच करना इंपॉर्टेंट है, मिलना नहीं मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है, मतलब अगर कोविड सिनेरियो में अगर हमने आज भेजा था और 30 दिन में अगर उसको नहीं पहुंचा, 50वें दिन मिला, फिर भी कंपनी कसूरवार नहीं मानी जाएगी। आप सभी लोग पनिशमेंट अच्छे खासे जानते हो, पनिशमेंट दो लोगों को होती है, एक तो डायरेक्टर को होती है, कंपनी को। डायरेक्टर की दो पनिशमेंट होती है, कौन सी? एक तो उसको जेल में जाना पड़ेगा अप टू 2 इयर्स और उसको फाइन लगेगी 1000 रुपए प्रतिदिन। और बात करेंगे कंपनी को कितना इंटरेस्ट लगेगा, 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, बताइए कौन से ऐसे 5 सिनेरियो है, कौन से ऐसे 5 सिनेरियो होंगे जहां पे कंपनी गलती करती है, कंपनी को 127 का पनिशमेंट नहीं लगेगा। एक, अगर मान लो डिविडेंड नहीं दिया तो पनिशमेंट तो लगना चाहिए, पर ऐसे 5 सिनेरियो जब कंपनी को 127 की पनिशमेंट नहीं लगती, वो कौन सी? नंबर 1, आप सभी जानते हैं कौन सी 5 कंडीशन है। एक, नंबर 1 कौन सी, अगर मान लीजिए वो कंपनी को कैश देना था, डिविडेंड देना था, पर उस समय नोटबंदी चल रही, यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ बनते, यानी कि कंपनी के इंडिया में हो सकता है बैंक्स बनती, नोटबंदी चल रहा था, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कंपनी को डिविडेंड देना था, भाई बहनों में डिस्प्यूट चल रहा है, या कोई दो पार्टनर में डिस्प्यूट चल रहा है, उस केस में कंपनी की कोई गलती नहीं। तीसरी बात बच्चों ऐसा है कि सनी लियोन ने बैंक अकाउंट नंबर गलत दिया था, हमने सनी लियोन को इन्फॉर्म भी कर दिया था, और सनी लियोन ने फिर भी हमको सही अकाउंट नंबर नहीं दिया, अब सनी लियोन की वजह से उसको डिविडेंड नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 127 की पनिशमेंट कंपनी को नहीं लगेगी। और एक पॉइंट था, चौथी बात, सेट ऑफ क्या था, और सेट ऑफ में क्या लिखा था, अगर मान लीजिए राजपाल यादव से रिलायंस कंपनी को 10,000 लेना थे और राजपाल यादव को 10,000 का डिविडेंड देना था, यानी कि बताओ अब क्या करेंगे, कंपनी उसको 10,000 बोलेंगे भाई ऐसे मैं तुझे दूंगा और तुझसे वापस लूंगा, एक काम करेंगे सेट ऑफ कर लेते। तो ऐसे केस में भले ही कंपनी ने उसको डिविडेंड नहीं दिया, फिर भी कंपनी को 127 की पनिशमेंट नहीं होगी। और इसके अलावा भी कोई भी ऐसा एक्ट हो जहां पे कंपनी की गलती नहीं, कंपनी शेयर होल्डर की या किसी और इन्वायरमेंट की है, उस केस में कंपनी को 127 की पनिशमेंट नहीं लगती। ये बातें आपको समझना। फिर से एक बार इन 5 पॉइंट्स को दोहराते। एक बात, अगर मान लो भाई बहन में झगड़ा है, नहीं दिया। दूसरी बात, सनी लियोन को इन्फॉर्म किया, फिर भी वो चेंज करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। तीसरी बात, अगर मान लो ऑपरेशन ऑफ लॉ ही गलत हो रहा है। चौथी बात, सेट ऑफ हो गया तब भी डिविडेंड नहीं देंगे। और पांचवी बात, ऐसा कोई भी घटना हुई है जहां पे कंपनी की गलती नहीं है, तो इन सारी जगहों पे सेक्शन नंबर 127 की पनिशमेंट नहीं लगती। एक सवाल मैं पूछूं आपसे, मान लीजिए अगर ऐसा होगा कि सनी लियोन ने गलत अकाउंट नंबर दिया था और हमने उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया और उसको अब डिविडेंड नहीं मिला, तो दोस्तों ऐसे केस में कंपनी ने उसको इन्फॉर्म करना जरूरी था। अब कंपनी ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए कंपनी को 127 की पनिशमेंट लगेंगी। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बोला, फिर से एक बार बोलता हूं। सी, सनी लियोन हैज गिवन व्हाट द फॉल्स अकाउंट नंबर एंड व्हेन कंपनी वांटेड टू ट्रांसफर द फंड्स ऑफ डिविडेंड, they could not do it because the account number was false, but it was the duty of the company to inform Sunny Leon that your account number is false, but company did not inform to Sunny Leon. Now what's the conclusion is that कि Sunny Leon को inform न करने की वजह से आप कंपनी को 127 की पनिशमेंट लग सकती है। एक सवाल मैं पूछूं, सेट ऑफ की बात करता हूं। मान लीजिए अगर एग्जांपल देते, एग्जांपल अब क्या करते हैं दोस्तों, राजपाल छोड़ो, मान लो जी शाहरुख खान को डिविडेंड देना था। अब आप सभी जानते हैं पहले ऐसा पाटली पेडअप वगैरह शेयर हुआ करता था। पाटली पेडअप समझता है, अगर मान लो 10 रुपए के शेयर दिए, तो अब क्या हुआ, 10 रुपए के शेयर दिए थे हमने शाहरुख खान को, पर शाहरुख खान बोला 10 रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए है। अब 5 रुपए पाटली पेडअप हुआ,
तो आप मुझे बताओ, जब अगली बार जब डिविडेंड आएगा, तो अगली बार जब डिविडेंड देंगे हम शाहरुख खान को, पर अब हम लोग को डिविडेंड कितना बना, मान लो 2 रुपए का डिविडेंड बना, तो हम लोग क्या बोल रहे, शाहरुख खान अब तेरे ऊपर ही 5 रुपए बचे यार हमारे, और तो हमसे 2 रुपए ले रहा है। अरे अरे भाई थोड़ा थोड़ा शर्म कर जरा, 5 रुपए मेरे को तेरे से लेना, अब मेरे को तेरे को 2 रुपए देना। एक काम करता हूं, मैं तेरे 5 रुपए में से 2 रुपए मैनेज कर लूंगा, अगली बार तेरे को 3 रुपए दूंगा। यानी कि ऐसा सेट ऑफ अलाउड है, ऐसा सेट ऑफ अलाउड है, ऐसा सेट ऑफ अलाउड है। ओके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन। एक ये सारे चीजें हमने पढ़ ली है। अब उसके बाद में अब मुझे लगता है कि हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं, हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम लोग आईसीआई के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि हम लोग आईसीआई के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आर यू रेडी विथ मी गाइस? आर यू रेडी? उसके पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन, चेक इट आउट। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी से इस क्वेश्चन, ये सारे सवालों का जवाब देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द नेमबारा केमिकल्स लिमिटेड प्रपोजेस टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू द रिजर्व। 10% से ज्यादा पैसा वो रिजर्व में डालना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी दो, वो रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर रहे, क्या बोलेंगे आप? ट्रांसफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किया तो क्या होगा? सर अभी क्या है, इनकी अपनी मर्जी, इनको करना है तो करने दो, नहीं तो मत करने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% करो या 50 करो, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज देयर मर्जी, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अगर वो ट्रांसफर नहीं भी करेंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, देखते कौन लोग जवाब देंगे, देखते कौन लोग जवाब देंगे। ये नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन। देखते कौन लोग जवाब देंगे। एक्स लिमिटेड डिड नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट नहीं था। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज्ड टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ व्हाट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स व्हिच वर ट्रांसफर्ड टू व्हाट? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का पैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपसे सवाल है, आप बताओ कानून क्या कहता है? फ्री रिजर्व का यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते, पर कितनी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी? वैसे 3 पर वैसे 4। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, 3 कंडीशन है कि नहीं है? बोलो जल्दी से, लिख के बताओ कौन सी 3 कंडीशन, लिख के बताओ यारो, कमान यारो, कितने बार हो रहे हैं? अरे क्या मौत का तमाशा देखने आए मेरे? क्या करते रहे घर पे बैठे बैठे? व्हाई कांट यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाई कांट यू राइट हियर? इट इज योर ड्यूटी, कम ऑन गाइस। मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं ना, ये मुझे आता है, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज इंपॉर्टेंट। मैं जानता हूं मेरे क्लास के में आप नहीं पढ़ाई करो, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं। बेवकूफ समझते हो कि आप? कितने बार रिवाइज करा रहा हूं? क्यों? To make you feel understand, to make you feel comfortable, so that you can be prepared for the examination. इसके बाद मैं आईसीए के पेपर भी ले रहा हूं। बोलो भाई, बोलो, थोड़ा शर्म करो। घर वालों के पैसे दिए आपने यार, मजाक है क्या? बोलो भाई, कौन से 3 पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, 15% इतना पेड अप शेयर कैपिटल के जो भी पैसा आएगा उतना पैसा फ्री रिजर्व में जमा रहना चाहिए। उसके अलावा जितना भी पैसा हम लोग डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 2 और 3 में से करंट ईयर का लॉस को माइनस करना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। एक बात है, मैं आपसे पूछूंगा, जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट निकालने से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है क्या? इसके ऊपर बहुत ज्ञान दिया था मैंने। डेप्रिसिएशन को माइनस करना जरूरी है क्योंकि हमने उतने का एसेट यूज किया। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस देंगे तो आपकी एसेट ओवरस्टेटेड दिखेगा, आपका प्रॉफिट ओवरस्टेटेड दिखेगा, जो कि प्रॉफिट आपका है नहीं, उसका भी आप डिविडेंड बांट दोगे, जो अलाउड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे आगे। ये हमने ऑलरेडी किया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने किए थे। आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखते हैं कौन जवाब देगा। WL लिमिटेड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब कौन देगा।
देखते देखते, हाँ, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ए कम ऑन गाइस, कम ऑन। WL Limited is facing loss in the business. वापस से लॉस, कितना लॉस इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अब वो क्या बोल रहा है, कंपनी को लॉस है करंट ईयर में। पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड, जो डिविडेंड था वो 8%, 10%, 12%, यानी कि एवरेज होगा 10%। To maintain the goodwill of the company, the board of director wants to declare the dividend of 12% interim dividend. Interim. दोस्तों, इनको करंट ईयर में लॉस हो रहा है, फिर भी इनको इंटरिम देने की मस्ती सूची है। पहली बात तो इंटरिम डिविडेंड नको दो, और देना है ना तो ये करो। बताओ क्या करो, बताओ कौन समझदार बच्चा बैठा है, क्या करो रे, कितना देना चाहिए? पहली बात तो दो मत, देना है तो किससे ज्यादा नहीं, देना है तो अरे लिख बोलो ना रे। वो बोल रहा कैन नॉट डू इट। अरे यार, अरे पहली बात तो देना नहीं चाहिए, पर दिया तो कितना देना चाहिए? ये मत बोलो कि दे नहीं सकते। कौन है रे वो? जानवी बोल रहे डिक्लेयर नहीं कर सकते, कुछ भी बात कर रहे हो आप। आकांक्षा कह रही है दे नहीं सकते, शिवी सिक्का कह रही देने, कैसे दे नहीं सकते? अरे अभी तो पढ़ा ना रे। अरे क्या मजाक लगा रखा है आपने? अरे अभी तो पढ़ा ना रे हमने। अरे यार, अरे ओए क्या लिखा था रे ये? अभी आपने खुद ने लिखा ना रे, नालायक हो। दे सकते कि नहीं दे सकते? हाँ, आप आए लाइन पे, दे सकते सर बट नॉट मोर देन 10%। दे सकते हैं बट नॉट मोर देन 10, लिखा ना यहां पे। डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर 12%। यहां पे लिखा है कि उनको 12% का डिविडेंड देना है, तो 12% का डिविडेंड वो नहीं दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते, पर कितना नहीं दे सकते? 12% नहीं दे सकते। अगर आप उसके लिए नो लिख रहे थे तो बहुत सही बात है। आपसे सवाल है कितना दे सकते थे? 10%। कंपनी को देना कितना? 12%। देना अलाउड नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखते क्या लिखा है यहां पे। ये वापस रिपीट हुआ था क्या? ये रिपीट हुआ था। एनुअल जनरल मीटिंग एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 30% पेबल ऑन पेड अप शेयर। क्या कितना? 30% दे रहे हैं। डिविडेंड डिक्लेयर किया as a recommended by the board of director, but the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan. उनको 30 दिनों के अंदर वो नहीं मिले। अब देखो कब डिक्लेयर किया था? 30 अप्रैल को डिक्लेयर किया था। अरे 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 पूरा देखना पड़ेगा। Mr. Ranjan filed a suit against the company for the payment of the dividend along with the interest at the rate of 20%. पहली बात तो समझो, डेट्स को देखते हैं एक बार, डेट को ध्यान से पढ़े। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड at the rate of 30% payable on paid up equity share capital of the company as recommended by the board of the director on, यानी कि 30 अप्रैल को ये हुई थी मीटिंग। 30 अप्रैल को जनरल मीटिंग हुई थी। 30 अप्रैल को बोर्ड डायरेक्टर ने जो रेकमेंड किया था उसके ऊपर मीटिंग थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 30 अप्रैल को नहीं थी, जनरल मीटिंग 30 अप्रैल को हुई थी। बट द कंपनी वॉज अनेबल टू पे वारंट, कितने दिनों में नहीं दिया उसको, एन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अप टू 30 जून। अब 30 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ तो कितने दिन में वारंट मिल जाना चाहिए, या कम से कम कितने दिन में डिस्पैच हो जाना चाहिए था? इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना भेजा ना मिला, तो इनको तो 30 मई के दिन तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर इन्होंने दिया नहीं है। मिस्टर रंजन फाइल सूट, बराबर है मिस्टर रंजन का, भाई मेरे को पैसे नहीं दे रहे आप, तो मुझे बताओ दोस्तों, ये कंपनी की गलती करी है कि नहीं? क्या कंपनी इज इन फॉल्ट? क्या कंपनी फॉल्ट में है? हाँ, कंपनी फॉल्ट में है। कंपनी ने इंटरेस्ट देना चाहिए, पर हॉल ऑफ 20% मांग रहा। 20% मांग सकता है क्या? 18%? अरे 20 या 18 बोलो रे, 20 देंगे क्या 18 देना जरूरी है? 18% देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The board of directors of the Nima Tools Limited recommended dividend of 20th February 2014 and the same was approved and declared by the company in AGM. भाई जो भी था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला था और AGM में वो अप्रूव हो गया। On 31st May and was paid to the shareholder on 15th June. ओए होए, 31 में 2014 को डिक्लेयर था, 15 दिन में दे दिया, अच्छा किया। But the dividend was not paid to Mr. Goemir, a shareholder. The company adjusted the amount of dividend against the sum due to him. अरे क्या बोल रहा है, सबको
15 दिनों के अंदर हमने सबका डिविडेंड दे दिया, पर एक गोया मीर नाम का आदमी है उसको हमने नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? बोले उससे हमको पैसे लेना थे, जैसे हमारा राजपाल केस का, राजपाल यादव का जो केस था वही केस है। बोले उससे पैसे लेना थे, फिर हम उसको देते और वापस उससे लेते। इस एक काम हमने किया, हम उसका पैसा सेट ऑफ कर लिया। तो क्या ऐसा सेट ऑफ अलाउड है? 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 अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है। ओके, अलाउड है। आगे नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप सभी से। कम ऑन गाइस, देखो कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कितना कॉन्फिडेंस, बहुत जोर होगा दोस्तों। मैं आपके सामने अब एक आईसीआई के पेपर लेके आ रहा हूं, जरा देखते हैं। अपने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गए हैं, अब मैं आपको आईसीआई के क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। देखते हैं आप लोगों को कितने लोगों को इसका जवाब आएगा। ये रहा आपके सामने ICAI.org। आप मेरे साथ में होना चाहिए, फटाफट 3 पेपर सॉल्व करना है जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। ये स्टूडेंट्स है, ये देखो मैं आपके सामने डायरेक्ट उसी पेपर को दिखाता हूं। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि मैंने कुछ पेपर मेरे हाथ से बनाए, मैंने पेपर नहीं बनाए, जो ICAI देंगे वही बताऊंगा। देखो यहां पे मैं कॉर्पोरेट लॉ चूज कर रहा हूं, CA इंटरमीडिएट, कम ऑन। ये है आपका क्वेश्चन पेपर, ये है क्वेश्चन पेपर और ये रहे आंसर। देखते हैं क्या लिखा है। नवंबर 20 का अटेम्प्ट देख रहा हूं मैं, कम ऑन एवरीवन। देखते हैं, देखते हैं मानशु यार। अरे कहां गए भाई? अरे मैं कुछ गलत आ गया, आ गया, आ गया। देखो यहां पे आ गया। देखते दोस्तों क्या लिखा है। यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, यहां पे लिखा है सनलाइट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। ये कौन सा अटेम्प्ट है भाई? ये हमने नवंबर 20 निकाला गया। एक मिनट, इसके पहले थोड़ा सा यहां से शुरू कर गया। ओके, वो भी लेता हूं मैं। ओके, यहां से शुरू करते हैं, मतलब पूरा हो जाएगा एंड टू एंड सारे। मई 18 से चालू करते हैं। जनरल, ये क्या, CSR, ये क्या लिखा है, ABC क्रेडिट। चलो आगे बढ़ना है, क्या लिखा है, ये आ गया डिविडेंड। ओके, 4 मार्क का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2A और अटेम्प्ट है आपके सामने कौन सा? मई 18 का अटेम्प्ट है। ICAI नहीं बेटा, 10 मिनट के अंदर लेक्चर खत्म होगा, सारे फटाफट जवाब देना दोस्तों। ICAI ने पूछा है सवाल, मई 18 का अटेम्प्ट है, 4 मार्क के लिए। पेट लिमिटेड इनकम लॉस, लॉस है, लॉस। बिजनेस अप टू द करंट क्वार्टर, पूरा पिछले साल में पूरा लॉस, मतलब इस साल पूरा लॉस है उनको। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ व्हाट? 12%, 15%, 18%, एवरेज बोलो 15% का एवरेज है। रिस्पेक्टिवली इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 years, इन स्पाइट ऑफ द लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू डिक्लेयर, उनको इंटरिम डिविडेंड देना है। उनकी इच्छा है कि वो इंटरिम डिविडेंड दे, पर उनको है इस साल में लॉस। आपसे सवाल है, क्या वो इस साल इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं? और दे सकते हैं तो कितना दे सकते हैं? दे सकते हैं कि नहीं? जैसे हाँ दे सकते हैं, और दिया तो कितना? आंसर दो भाई, देखते कितने लोगों को जवाब आ रहा है, देखते कितने लोगों को जवाब आ रहा है, देखते कितने लोगों को जवाब आ रहा है। 15%। आप सभी लोग, क्या बात है, क्या बात है, सुपर, फैंटास्टिक गाइस, क्या मजा आ रहा है इस क्लास में। हमने आपसे प्रॉमिस किया था साहब, ICAI के पेपर सॉल्व करेंगे आप। आगे आइए, क्या लिख रहा है? सेक्शन 8 कंपनी, वो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। साहब शर्म आ रही मुझे। अल्फा लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड। मत करो डिविडेंड डिक्लेयर। Mr. Chopra is holding 800 equity shares as on the state, whether the act of the company is according to the। अरे यार क्या चल रहा है भाई? आपसे मेरा सवाल है भाई और बहना, सेक्शन 8 वाले लोग क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? तेजल कह रही कि सर नहीं कर सकते हैं।
और इसी के साथ में इस चैप्टर के जो 6 मार्क के इस अटेम्प्ट में जो 6 मार्क के क्वेश्चन थे वो हमारे हो चुके हैं दोस्तों। मैं देखता हूं कि इसमें और भी कुछ डिविडेंड के क्वेश्चन है क्या। मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड का कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, फिर भी मैं एक बार देख लेना चाहता हूं। अगर नहीं होता हम लोग अगले क्वेश्चन पेपर की ओर जाएंगे। मे 18 का क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। मे 18 कम ऑन ए मे 18। चलो अगला प्रश्न, नवंबर 18 की बात करेंगे। देखते कितने लोग जवाब देंगे, नवंबर 18 3 मार्क के लिए दोस्तों अपना 3 और 3 6 मार्क के लिए डिविडेंड चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। नवंबर 18 में वाईजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ प्रपोज्ड डिविडेंड 10% का डिविडेंड देना है उनको फॉर द ईयर 17-18 आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। अच्छी बात है। द कंपनी हैज अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 910 करोड़ ड्यूरिंग 17-18। 910 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है, उसमें से वो डिविडेंड देना चाह रहे हैं। वाईजी लिमिटेड डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनीथिंग टू जनरल रिजर्व। अरे यार अरे कितने बार वही अरे ढोकलो जवाब दे दो अब तभी। अरे अभी तो बोलो, क्या रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना जरूरी है क्या? नहीं। करेंगे तो करो, नहीं करेंगे तो मत करो। यहां पे इनकी इच्छा है कि वो रिजर्व में पैसे ना ट्रांसफर करें। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, सभी को अलाउड है। आगे बचेंगे दोस्तों। 3 मार्क के लिए और एक सवाल है। वाह 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 वाह। करण वॉज होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स। फाइनल कॉल ₹10 पर शेयर was not paid by the करण। अच्छा, यहां पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शाहरुख खान ने 10 रुपए में से 5 रुपए नहीं दिए। यहां पे वही बोल रहा है करण ने पैसे नहीं दिए। करण ने जो शेयर दिए उसका पार्टली पेड है, पार्टली तक उसको पैसे नहीं दिए करण ने। फ्यूचर लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करण शुड रिसीव। आपको समझा नहीं, मैं क्या वापस बोलना। करण के पास में कितने शेयर्स थे भाई? 5000 शेयर्स थे। कितने रुपए के? 100 रुपए के। उसमें से उसने कितना पे किया था? 90 पे किया था। कितना नहीं पे किया? 10 रुपए नहीं पे किया। यानी कि कितने पैसे नहीं दिए? 5000 गुनिला 10 यानी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 50,000 रुपए उसने नहीं दिए हैं। 50,000 रुपए उसने नहीं दिए हैं। 50,000 रुपए उसने नहीं दिए हैं। आप बताओ बच्चों, जो कंपनी डिक्लेयर करने वाली डिविडेंड, अब डिक्लेयर 10% डिविडेंड है उनका। कितना डिविडेंड कर रहे हो? 10% का डिविडेंड दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, एग्जामिन वेदर द रेफरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करण शुड रिसीव। आपसे मेरा सवाल है दोस्तों, क्या करण को डिविडेंड जब मिलेगा उसमें से कुछ पैसे माइनस होंगे या नहीं होंगे? सेट ऑफ का ऑप्शन है क्या नहीं है? क्या सेट ऑफ का कितने हजार रुपए माइनस करना चाहिए? कितने हजार रुपए माइनस करना चाहिए? सेट ऑफ होगा क्या नहीं होगा? होगा। कितने हजार कम देंगे? कुछ लोग 5,000 कर रहे हैं, कुछ 50,000 कर रहे हैं। आपको बोलना क्या जवाब देना है आपको? व्हाट इज योर आंसर? भाई वो कह रहा है फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वाज नॉट पेड। 10 रुपए नहीं दिए उसने। फाइनल कॉल 100 रुपए के शेयर में से 90 दे चुका है, 10 रुपए नहीं दे चुका है। 10 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 5,000 से, यानी कि 50,000 रुपए कम देंगे। इज दैट ओके गाइस? ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे 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 नेक्स्ट पॉइंट। अगला सवाल आपसे रहा दोस्तों, ये 6 मार्क के क्वेश्चन हमारा नवंबर 18 का अटेम्प्ट बी खत्म हो गया दोस्तों। नवंबर 18 इज ऑल्सो ओवर। May 18 खत्म, नवंबर 18 इज ऑल्सो ओवर। देखता हूं कुछ और क्वेश्चन बचते केस में। डिविडेंड का कोई और क्वेश्चन है क्या? है क्या कोई डिविडेंड का और क्वेश्चन? कुछ मिल नहीं रहा मुझे। ओके,
दोस्तों आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप आएंगे May 19 के ऊपर। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ेंगे आगे। ये डिविडेंड का नहीं है, ये डिविडेंड का हो सकता है। आ गया डिविडेंड, ये 3 मार्क के लिए। देखते कौन जवाब देगा। दोस्तों मैं आपको कहा था मैंने पहले ही, चाहे मैं ईएएस पढ़ाऊंगा चाहे एफएमई को पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का स्टाइल ऐसे होगा। पहले हम लोग पूरा प्रैक्टिकल समझेंगे, आपको एक एक चीज पर बारीकाई से समझेंगे, राइट अप करवा के देंगे, उसके अंदर घुसेंगे। 4 दिन तक 8 घंटे तक पढ़ा, रिवाइज सिर्फ 8 से 10 मिनट में कर दिया, चार्ट बना के समरी दे दी। यानी कि इसके बाद अगर आपको रिवाइज करना है तो 2 पेपर उठाना है, आपका रिवीजन हो गया। इसके बाद में अभी इसी क्लास में हम लोग आईसीए के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्या सर आप एफएमई को ईएस में, चाहे मैं कुछ भी पढ़ाऊं, फाइनल में भी पढ़ाऊंगा, ऐसी चैप्टर लूंगा, एक बहुत बार रिवाइज करूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको सब समझाऊंगा, और उसके बाद में हम लोग इतने बार रिवाइज कर लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा और आईसीए के पेपर सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों देखते हैं, PQ Limited declared and paid 10% dividend to all the shareholders except Mr. Kumar holding 500, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in his bank. उसको बोला डायरेक्ट पैसे बैंक में डाल दो। The company accordingly remitted the dividend, but bank returned। अच्छा, ये सनी लियोन वाला केस है। कंपनी ने पैसे उसके बैंक अकाउंट में डालने की कोशिश करी थी, पर पैसा पूरा रिटर्न आ गया। बिकॉज रिटर्न द पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द अकाउंट नंबर जो उसने दिया था वो डज नॉट टैली, उस पैसे उस फंड उस अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, वो मैच नहीं हो रहे थे। कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म मिस्टर कुमार, और मिस्टर कुमार देखो क्या था, कुमार ने बोला था मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में डाल देना। कुमार ने अपना बैंक अकाउंट दिया था, कंपनी ने उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किया था, पर ट्रांसफर हुआ नहीं क्योंकि अकाउंट नंबर गलत था। अब कंपनी ने क्या करा, वो कुमार को इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब कुमार तो यही भरोसे पर आके मुझे मिलने वाला है, पर कुमार को इन्फॉर्म किया ही नहीं। कमेंट ऑन दिस इश्यू रेफर्स टू द प्रोविजन। आपसे मेरा सवाल है, आप जवाब देंगे यहां पे, क्या कंपनी को 127 की पनिशमेंट लगेगी या नहीं लगेगी? पनिशमेंट लगेगी या नहीं लगेगी? कंपनी को पनिशमेंट होगी, कंपनी को पनिशमेंट होगी, कंपनी को पनिशमेंट होगी या नहीं होगी? कम ऑन कंपनी पनिशमेंट होगी या नहीं होगी? होगी, सब लोग बोल रहे होगी। बताएंगे दोस्तों कितनी पनिशमेंट, जल्दी से लिख के बताओ। एग्जामिनेशन मस्त लिखने का। एज पर सेक्शन नंबर 127, if company fails to make the payment within 30 days, there are 2 kinds of punishment, one director, दूसरा company, the director में 2 years and this what ये लिखने का 1000 rupees per day, company 18%। however following exceptions are available, condition 1 2 3 4 5 वो आप सभी जानते हैं। अब लिखना, after considering about data it is decided that the company will be liable for punishment as per section 127 because it was the duty of company to inform Mr. Kumar but company did not do it, that's why company is liable for section number 127 punishment। इस तरह से आपको लिखना, इस तरह से लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, कितने मार्क का था? 3 मार्क का क्वेश्चन था, 2 मार्क के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखते कुछ और क्वेश्चन है क्या डिविडेंड चैप्टर से। हम लोग कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई? ये हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय नवंबर 19 पढ़ रहे हैं, May 19 पढ़ रहे हैं हम लोग, May 19। चलो देखते हैं May 19 में और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे। May 19 कम ऑन गाइस, May 19 डिविडेंड। अरे डिविडेंड आने तो, जो आना है पूछने तो आईसीआई को बोलना अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ साहब। वापस से 3 मार्क के लिए सवाल पूछ रही है आईसीआई। पहले 2 मार्क के लिए पूछा था, अब 3 मार्क के लिए। एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग द लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 years। उनका जो डिविडेंड था 7%, 11%, 12%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 12% इंटरिम डिविडेंड। अरे यार इस साल लॉस हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डिविडेंड देना नहीं है, और डिविडेंड देने की इतनी खुजली है ना तो दे दो। पर आपने क्या करना चाहिए? कौन जवाब देगा? कितना दे सकते? चलो ये बताओ, कितना दे सकते हैं? कितना दे सकते हैं? 7 और 11 18 और 12 30 डिवाइड बाय 3, यानी कि 10% तो दे सकते हैं। 10% से ज्यादा अलाउड नहीं है। यानी कि अगर 12% देना चाहे तो देंगे क्या? नहीं देंगे। अलाउड नहीं है। आगे और 2 मार्क। अरे कितना सवाल पूछा है डिविडेंड के ऊपर, देखो क्या लिखा है। डायरेक्टर ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड प्रपोज्ड डिविडेंड एट द 15% ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। 15% का डिविडेंड देने का सोचा है।
द सेम वॉज अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को डिविडेंड देने का फैसला हुआ था। एजीएम कब हुआ? 24 अक्टूबर 2018। फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी 31 मार्च 2018 के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने के बाद इन्होंने मीटिंग लिया और कहा कि हमने 17-18 के लिए डिविडेंड दिया है। मिस्टर बिनॉय, अरे ये पढ़ा था हमने एक्चुअली। मिस्टर बिनॉय वॉज द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च। उन्होंने ट्रांसफर कर दिए थे शेयर्स मोहन को, हुज नेम हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन 18 जून। 18 जून के दिन मोहन का नाम आ चुका था और जून के बाद में जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर में मीटिंग हुई और मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। यानी कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, मिस्टर मोहन उस समय कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, मिस्टर मोहन कंपनी के शेयर होल्डर के रजिस्टर में ऑलरेडी मौजूद था। तो बताओ दोस्तों, मिस्टर बिनॉय को डिविडेंड मिलेगा या मिस्टर मोहन को मिलेगा? अरे मिस्टर मोहन को या मिस्टर बिनॉय को? अरे आपको सिर्फ लिखना मोहन को मिलेगा या बिनॉय को? अरे मोहन को क्या बिनॉय को? मोहन या बिनॉय? मोहन, मोहन। And the correct answer is Mohan. Are you feeling confident, guys? Are you feeling confident, everyone? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया होगा। आई थिंक आप लोग सभी मजे कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, कम ऑन कम ऑन। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, नवंबर 19 से, नवंबर 19, कम ऑन, नवंबर 19 देखते हैं। अरे कोई भी पेपर ला लो साहब, पूरा ठोक देंगे। मजाक है क्या? मैंने आपको कहा था, मैंने आपको गारंटी किया था, डोंट वरी गाइस, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। हाउस द जोश? हाउस द जोश गाइस? आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3B के साथ में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ, ये किसका है भाई? डिविडेंड का ही ना? हाँ, 5 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए अटेम्प्ट नवंबर 19, आपका होगा नवंबर 21, 2 साल पहले का क्वेश्चन है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द आनंद लिमिटेड proposed to declare dividend at the rate of 20% despite the fact that company has defaulted in the repayment of public। oh my god, देखते कितने लोगों को याद होगा, कंपनी ने लोगों का जो डिपॉजिट लिया था उसका पैसा टाइम पे नहीं दिया, उन लोगों को पैसा नहीं दिया, लोगों का दिवाला निकाला और अपने घर पे दिवाली कर रहे। अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड और नॉट अलाउड गाइस? दिस इज नॉट अलाउड। बिल्कुल सही जवाब। आगे, whether a company can declare dividend for the financial in which it incurs losses। और बोल रहे हैं दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न है, इस साल अगर लॉस हुआ तो क्या फिर भी हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं? और डिविडेंड दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं? आपका समय शुरू होता है। इस साल अगर, मैं इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल डिविडेंड। अगर मान लो इस साल लॉस हुआ है, इस साल अगर लॉस हुआ है तो क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं? हां। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व। तो तब फ्री रिजर्व को यूज करने की 3 कंडीशन कौन सी? फ्री रिजर्व को यूज करने की 3 कंडीशन कौन सी? क्या आपको 3 कंडीशन याद है? देखता हूं मैं कितने लोग जवाब दे रहे, देखता हूं मैं कितने लोग जवाब देंगे। कम ऑन गाइस, कैन यू प्लीज रिकॉल दोस 3 कंडीशंस? कम ऑन, अरे कैन यू प्लीज टेल मी दोस 3 कंडीशंस? वही 3 के अंदर चौथी कंडीशन है। अरे तो बोलो ना, कौन से कंडीशन है? पहली कंडीशन बोलो कौन सी? पहली कंडीशन कौन सी थी यार? बोलो ना, कौन सी कंडीशन थी? पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड। दूसरी कंडीशन 10% ऑफ एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, उसमें से आपको करंट के लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन 15% पेड अप शेयर केवल इतना पैसा आपकी फ्री रिजर्व में जमा रहना चाहिए, सब कुछ देने के बाद भी इसमें से भी आपको करंट का लॉसेस माइनस करना होगा। क्या बात है, क्या बात। आगे आगे बढ़ेगा भाई और बाना आपके सामने। इसके बाद में इस अटेम्प्ट में कोई भी बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हमने किए हैं। मैं चाहूंगा कि बचे हुए 2 क्वेश्चन पेपर भी आप करें, खुद करें। मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ये। नवंबर 20, जनवरी 21, ये हमने ऑलरेडी भी यहां पे भी कुछ देखा था ना।
दोस्तों आपके सामने ये सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं आपको सभी को। ये कौन सा अटेम्प्ट था? नवंबर 20 है, जनवरी 21 है, बहुत सारे पेपर्स हमारे पास है। तो क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे? कर दो भाई, कर दो जल्दी से। या आपको आपके लिए रखे 2 क्वेश्चन पेपर आपके पास में दिए हुए, आप लोगों करेंगे, आप खुद से करेंगे तो मुझे ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे आपको मंडे के दिन। I'll see you on Monday. I'll see you on Monday. Thank you so much guys. Take care. Bye bye. Love you all. लास्ट 2 क्वेश्चन पेपर्स मैंने जानबूझ के रिसेंट के 2 क्वेश्चन पेपर आपके लिए रखे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। बताएंगे आपको आज के लेक्चर के बाद में कैसा महसूस हुआ। मैं आपके जो जवाब है उसको कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपके जवाब को व्हाट्सएप पे देखना चाहूंगा। और प्लीज मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं, अगर मैं आपको आज एक काम दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं, वो टास्क देख लेना कौन सा है। यह है स्वप्निल पटनी क्लासेस, और यहां पे आपको जब आप एड्रेस देखते हो तो यहां पे आपको क्या मिलता है मालूम क्या? मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए एंड आई वांट दिस हेल्प फ्रॉम यू ऑल। यहां से आपको एक क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, हाँ, यहां से आपको एक रिव्यू को लिखने का एक मौका मिलता है। यहां पे आपको रिव्यू लिखना पड़ता है। जब आप स्वप्निल पटनी क्लासेस लिखोगे तो आपको रिव्यू लिखना है। वो रिव्यू मैं चाहता हूं आप देंगे। आप अगर रिव्यू देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कल मैं वो सारे रिव्यूज जिन्होंने पढ़े हैं उसमें से टॉप 3 रिव्यूज आपको मैं ला कर दूंगा, उनको प्राइजेस मेरी ओर से रहेंगे। मैं चाहता हूं मेरे पढ़ाने का और मेरे जो मेहनत का वो रिवॉर्ड है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? I want to know how did I teach, but it should be shown on the Google review so that everybody। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग गंदगी फैलाते हैं, ये वैसा पढ़ाता, वो वैसा पढ़ाता, पर जब तक आप जैसे लोग उस बात की पब्लिक डोमेन में नहीं डालते, पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, दे अननेसेसरी कुछ तो जाके हमारे बारे में कुछ गलत लिखेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर आपको सचमुच लगता है कि हमने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है तो प्लीज इसके बारे में आप गूगल रिव्यू पे जाके लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है सचमुच आपने इन 4 दिनों को एंजॉय किया है, मुझे आपकी कमेंट्स इंस्पायर करेंगे। गूगल रिव्यू आपको जाके देना है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप एवरीबडी एंजॉयड, आई होप एवरीबडी एंजॉयड। यस, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल सर। अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो AR पक्का। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू। अभी सबका कॉस्टिंग का लेक्चर है आपका, सभी लोग कॉस्टिंग करें। Thank you so much. Feeling confident. Take care. Bye bye. Vedant, thank you so much. Prachi, thank you so much. Saurabh Sahu, thank you. Take care, guys. Bye bye. Love you all. Take care. हर्षद सर का लेक्चर है, अभी जाओ हर्षद सर का लेक्चर करो। टेक केयर, बाय।